गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों, कैसे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर एकदम से एक बार मुझे बताएं। अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर ये हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास चलती है। आप सबका स्वागत है। जो भी नए बच्चे हो डाउनलोड करके आप आए, बिल्कुल फ्री है, जैसे यूट्यूब पर वैसे ही यहां पर। सुबह 9 बजे आज किन किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, तो जिस विषय पर आज सबसे पहली चर्चा होगी उस संदर्भ में आप लोगों को एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक मजेदार गाना देखिए, सुनिए, उसके बाद फिर चलिए। और ये जरूर बताएगा ये गाना और पिक्चर कैसे लग रहे हैं, दोनों पिक्चर भी और गाना भी। सबका कमेंट चाहिए। चलिए शुरू किया जाए। फनी तो था, लेकिन अब आइए इसी के बहाने आज यूपीएससी का पहला टॉपिक, और बहुत बढ़िया टॉपिक। काफी दिन पहले ही इस पर मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ लिया था, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान टाइम्स यूपीएससी के लिए उस टाइप से है नहीं, तो मैंने कराया नहीं था। बट ये मेरे दिमाग में टॉपिक बहुत पहले से था, और ये टॉपिक यही है जो तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक धुन आता था। दिलेर मेहदी साहब की आवाज। किसकी आवाज है ये? दिलेर मेहदी साहब की। अब दिलेर मेहदी साहब की आवाज को किसी खिलौने में फिट कर दिया जाए, और वो जो खिलौना यानी टॉय बनाने वाली कंपनी है, उनकी आवाज उनके सॉन्ग से खिलौना तैयार कर दे, बेचे और पैसे कमाए, डिजिटल या फिजिकल कैसा भी, तो क्या ये दिलेर मेहदी के व्यक्तित्व के अधिकार, पर्सनालिटी राइट के साथ जस्टिस है या नहीं है? आप सोचिए। इसी विषय पर आज की चर्चा। पहला टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, और मैं आउट कर रहा हूं, ये 100% है, ये एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि ये सब नए बनते हुए विषय हैं जो फंडामेंटल राइट या किसी भी रूप में आपसे पूछे जाएंगे। तो न्यायालय व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं? न्यायालय यानी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहे हैं पर्सनालिटी राइट, यानी दिलेर मेहंदी वाला ये पूरा का पूरा जो आपको मैंने प्रकरण दिखाया। ये केवल उन्हीं के साथ नहीं, आप देखेंगे कि जैसे आप अगर अपने शहर कस्बे गांव में हैं कहीं पर भी, तो जो अमिताभ बच्चन साहब हैं, अमिताभ बच्चन साहब की फोटो, रेखा की फोटो, या जितने भी हीरो हीरोइन उनकी फोटो, कोई भी हेयर ड्रेसर जो बाल यानी जो नाई की दुकान होती है वो लगा लेते हैं, जो ज्वेलरी वाले होते हैं वो लगा लेते हैं, जो कपड़े वाले होते हैं वो मिथुन चक्रवर्ती की आओ ऐसा करके लगा लेते हैं, सब लगा लेते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ये पर्सनालिटी राइट का उल्लंघन है। भाई, उनकी छवि का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? और अब इसको लेकर के जो भी इंटरटेनमेंट वर्ड से हैं, या आने वाले समय में जो भी स्पोर्ट्स या इसी प्रकार के अन्य कल्चरल एक्टिविटीज से होंगे, वो सब भी इस पे आएंगे, क्योंकि एआई के जमाने में किसी भी पर्सनालिटी का यूज करना, फेक यूज कर लेना बहुत सरल, सामान्य और सहज हो चुका है। तो ये पर्सनालिटी राइट, हम लोग यही विषय आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 2, चूंकि न्यायालय की भूमिका कह रहा है, तो अब से यूनिट नंबर 6 इंडियन पॉलिटी का हो जाएगा, कार्य न्यायपालिका कैसे काम करता है। उसके साथ साथ इसको हम लोग जीएस पेपर 2 में ही यूनिट नंबर 1 अगर जाएंगे, तो फंडामेंटल राइट यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान, उसके साथ भी हम इसको
जोड़ करके देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 किस रूप में हम लेकर के आएंगे याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप फेक और ये सारी चीजें ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे आप किसी भी अभिनेता की आवाज में, जैसे मैं आपको बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री या दुनिया में कोई भी व्यवस्था हो, हम हो आप हो, हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है कि नहीं? आप किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं, किसी विचारधारा, यानी कुछ समाजवादी, कुछ साम्यवादी, कुछ लोकतंत्र, इस प्रकार की चीजें पूरे विश्व में। ऐसे ही हम भी हैं। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री या जो भी इन्फ्लुएंस, चाहे स्पोर्ट्स से या किसी भी फील्ड से, जिनका इन्फ्लुएंस होता है लोगों के ऊपर, तो उनकी भी अपनी एक विचारधारा होती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर सबका होता है, भले वो खुल के आए ना आए, सबका अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई किसी और, किसी और, किसी और। तो जीएस पेपर 3 मैंने क्यों लगाया कि अगर उन लोगों की आवाज, मान लीजिए कि अब इंडिया में सांप्रदायिकता को फैलाना है, नॉन स्टेट एक्टर्स का ये विजन है और ये हमेशा ही रहता है। नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट पहुंचाने वाले फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, सीमा पार बैठे हुए हैं, और उनके स्लीपर सेल्स हिंदुस्तान में भी काम कर रहे हैं, यानी शरीर है बाहर, उनकी कोशिकाएं देश के अंदर हैं। तो उनको अपनी कोशिकाओं को एक्टिव करना है, और कोशिकाएं केवल एक्टिव होकर के तो सांप्रदायिक दंगे करा नहीं पाएंगी, तो उन स्लीपर सेल्स को लोकल्स का सपोर्ट चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और किसी भी प्रसिद्ध अभिनेता के किसी विचार को जो फिल्मों के हैं वहां से लेकर के तोड़ मरोड़ करके उसको ऐसा पेश किया जाएगा कि एक बहुत बड़ी आबादी जिसके मन में कुछ वैसी भावना है, यानी एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय की श्रेष्ठता की, अब क्या होगा? वो क्या करेगा? आग में घी डालने का काम करेगा। उनका वह जो फेक ऑडियो है या फेक वीडियो। तो इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी के सामने भी मैंने, हालांकि आर्टिकल में कहीं भी चर्चा नहीं है कि पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा करनी है बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी, ये मेरे दिमाग की उपज है और आपको 100% इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। मतलब ये नहीं कि मेरे दिमाग की उपज है तो ये कनेक्ट नहीं, यही IQ IP है। आप स्वयं विचार करें, बड़ी बड़ी पर्सनालिटियों के पुराने वीडियोस का, उनके फिल्म के किसी अंश का या उनकी आवाज का उपयोग करके समाज में तनाव फैलाया जा सकता है कि नहीं? तो वो चीज है एथिक्स, यानी ऑब्वियस है, तकनीक और नैतिकता को अब साथ देखने की जरूरत है जीएस पेपर 4 ए से और प्रीलिम्स की निगाह से, कि सोशल मीडिया कैसे एक सेल्फिश मीडियम है। सोशल मीडिया इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम। यूपीएससी ने आपसे निबंध पूछा कि नहीं पूछा? आप कहेंगे सर पूछा। तो सोशल मीडिया कैसे एक सेल्फिश मीडियम है, यह उसी बात की गवाही दे रहा है कि आप बिना किसी की परमिशन से सोशल मीडिया पर किसी की पिक्चर का इस्तेमाल करके, उसकी आवाज का इस्तेमाल करके अपने इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं, अपने हित को आप साध रहे हैं। आपका हित कुछ भी हो सकता है, व्यूज हो सकता है, आपका हित लाइक्स हो सकते हैं, आपका हित शेयर हो सकता है, आपका हित कमेंट हो सकता है, आपका इंटरेस्ट अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी में एक मजबूत पोजीशन हो सकता है, या कम्युनिटी सोसाइटी में किसी न किसी प्रकार का दंगा फैलाना भी आपका उद्देश्य हो सकता है, किसी प्रकार की विचारधारा को फैलाना आपका उद्देश्य हो सकता है। तो इसलिए सेल्फिश मीडियम है, याद रखें, क्योंकि इसके डबल फेस, इसमें आप किसी को जानते नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्या, यानी जानने का मतलब जो इस प्रकार का फेक फैला रहा है उसे आप नहीं जानते हो, किसी फर्जी आईडी से फैला रहा है, लेकिन आपको उसके विचार, आपके विचारों के अनुकूल लगे, आपने फटाक से लाइक दबा दिया, बिना ये सोचे हुए, बिना ये सोचे हुए कि यार ये बंदा किस पर्पज से कर रहा है। नहीं, तो ये विषय लेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद दूसरा एक टॉपिक है, ये भी फ्यूचर का, मेंस का सीधा सीधा टॉपिक है कि तकनीक के फायदे और नुकसान भी हैं। तो विल एआई फिक्स इंडियाज एनर्जी डिमांड और विल इट्स ओन नीड्स स्नोबॉल, यानी एआई भारत की ऊर्जा मांग को पूरा कर देगा या इसकी अपनी जरूरतें बढ़ जाएंगी? अब आप कहेंगे सर ये क्या टॉपिक है? ये टॉपिक है कि एआई बहुत सारी एनर्जी लेता है। एआई
बहुत सारी ऊर्जा, बिजली, ये जो बिजली होती है, एआई बहुत ज्यादा यूज करता है। उसके डेटा सेंटर में 24 घंटे प्रोसेसिंग चलती रहती है, डेटा की मशीन काम करती रहती है। ये बहुत ज्यादा बिजली, यानी एआई और उससे संबंधित जो डेटा सेंटर्स हैं, बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। यानी एआई की बिजली जरूरत बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में एआई हमारे लिए सही है? कहीं ऐसा तो नहीं इतनी सारी बिजली जो एआई को चाहिए, उसे देने के लिए हमारे पास साधन क्या, उसे देने के लिए हमारे पास फाजिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन है। कोयले से ही तो हम ज्यादा बिजली बना रहे हैं, बच्चों, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? तो 2070 में हम कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रख रहे हैं, और हम प्रत्येक 5 वर्ष पे पेरिस एग्रीमेंट के तहत नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी का टारगेट तय करते हैं, जिसमें भी हम इसी प्रकार के कार्बन उत्सर्जन को रोकने से संबंधित एक टारगेट सेट करते हैं दुनिया के सामने। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एआई जो इतनी ऊर्जा खा रहा है, ये हमारे यहां फाजिल फ्यूल से ऊर्जा बनवाएगा, तो हम 2070 में अपना कार्बन टारगेट ही अचीव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए चैलेंजेस पर आज आप बातचीत करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा ये टॉपिक मैंने बहुत पहले, एक बार बच्चे बताएंगे क्या ये टॉपिक बहुत विस्तार से करा चुका हूं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर करा चुके हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, बनाया भी अच्छा हूं, मजा आएगा। ठीक है, एआई की बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत है अपने काम करने के लिए। तो ऑब्वियस है, ऐसा तो नहीं कि जो हमें यानी हमारे इंडस्ट्री को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, हमारे सर्विस सेक्टर को जो बिजली चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं उनका भी हिस्सा इससे देना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है एक ऐसा राक्षस हो गया घटोत्कच जो सारी बिजली खाता चला जाएगा अकेले? अच्छा टॉपिक है, मजा आता है मुझे इस प्रकार की नई चीजों पर आपसे बातचीत करने पे। ठीक है, इसीलिए देखो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज रखिएगा, कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं। आज की समझिए ये एक एक प्रकार से एक वैल्यू आपके अंदर इनकलकेट कर रहा हूं कि कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं, ना आप, ना मैं, और ना ही सिस्टम में कोई भी। हम क्या करते हैं, हम जहां परफेक्ट नहीं उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज की लर्निंग यही है कि जिस प्रकार से एआई को आज हम नहीं, संपूर्ण विश्व पॉलिसी मेकर्स कह रहे हैं कि जिसके पास एआई है, वो चाहे कंट्री हो चाहे व्यक्ति हो, जिसके पास एआई है वो लीड करेगा, और जिसके पास एआई नहीं है वो फॉलोअर बनेगा। और फिर हम पढ़ रहे हैं कि एआई के सामने, एआई हमारे सामने चैलेंज भी उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी हम सब परफेक्ट नहीं है, इसी एआई की तरह है, कहीं कुछ अच्छा है कहीं कुछ खराब है। तो जो खराब है उस पर फोकस ना करके अगर हम अपने अच्छे वाले पार्ट पर फोकस करते चले जाएं, तो उसी अच्छाई से हम बहुत बड़ी दुनिया बना ले जाएंगे। तो आप कमजोर हैं, कोई स्टूडेंट अच्छा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप हैं, और हर व्यक्ति को अपने आप में अपना एक बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जितने भी बच्चे आप सब हैं, आप अपने आप के बेस्ट वर्जन है। जिस दिन आप अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करेंगे, पता नहीं क्या ही इंसानियत है कि हम दूसरों से मोहब्बत करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप से मोहब्बत करना सीखिए। जिस दिन आप अपने आप से मोहब्बत करना सीख गए ना बच्चे, आप विश्वास करिए इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं और आप अनफिट हैं, तो फिर आप अपने उस अनफिट होने के रीजंस को ढूंढेंगे और उसको दूर करके, और आप जब फिट होंगे, ऐसे ही अगर आप पढ़ाई में अपने आप को दूसरों के मुकाबले कमजोर पाते हैं, आपके मन में इसको लेकर के एक हीन भावना से नहीं, आप अपनी कमियों पे काम करिए, उसको दूर करिए। अपना बेस्ट वर्जन आप खुद हैं बच्चे। कौन अच्छा है कौन बुरा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और एक टीचर के लिए तो कोई मैटर नहीं करता कि उसका कौन सा बच्चा बहुत तेज पढ़ने में, कौन सा सबसे कमजोर है, क्योंकि उसकी क्लास में तो सारे बच्चे हैं ना। सो प्लीज अपना बेस्ट वर्जन बनिए, और जो आपकी शक्ति उसी पे काम करिए। जो आपकी शक्ति है उसी पर काम कीजिए, एक ही चीज पर। अगर आपकी ऑप्शनल शक्ति और प्रीलिम शक्ति, तो केवल ऑप्शनल और प्रीलिम्स पढ़िए, हिंदू भी मत पढ़िए। आप देखिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जो आपकी ताकत है, जैसे आपको इकोनॉमिक्स आती है, आपको हिस्ट्री आती है, आपको पॉलिटी आती है, इन्हीं 3 को पढ़िए, इतना पढ़िए,
आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता। सो अपनी ताकत को और मजबूत बनाइए। जो ऐसा नहीं करता वही पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में पैरालिसिस का शिकार होता है। जैसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, अगर हम इकोनॉमिक अप्रोच से देखें तो कंजम्पशन, डिमांड। यानी हमारी जीडीपी के 100 रुपया में से 60 रुपया डिमांड से बन रहा है। तो अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो विश्वास रखें, जब तक विशासन होता सभी नीतियां चलती रहती हैं, कुछ प्राथमिकताएं तय करता। उन प्राथमिकताओं में सबसे पहली इकोनॉमिक प्रायोरिटी होती है अपने लोगों की डिमांड को और स्ट्रॉन्ग करना इन डायमेंशन। यानी अगर आज उनकी जेब में 100 रुपया है, वो 100 रुपए की डिमांड करते हैं, उनकी जेब में 200 रुपया कैसे हो जाए। और इस 200 के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड को स्किल के साथ जोड़ना पड़ेगा। और स्किल का मतलब जो सरकारें कहती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, कि हमने ये स्किल सेंटर खुलवाए, हमने वो स्किल सेंटर खुलवाए, नहीं। अब स्कूलों को ही स्किल सेंटर के रूप में डेवलप करना होगा। भारत सरकार ने एक पहल शुरू भी कर दी है, मैं उसका जिक्र आप लोगों से 1 मिनट के लिए करना चाहूंगा बच्चों। ये कल मेरे पापा अखबार पढ़ रहे थे तो उन्होंने मुझे दिया, अभी तक हिंदू में इस पे आया नहीं है। तो ये होता है, मैं बच्चों 1 मिनट के लिए उसको आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। अब इसीलिए मेरे पापा अखबार बहुत पढ़ते हैं, तो अखबार पढ़ते रहते हैं और मुझे बताते हैं, इसको पढ़ाए हो तुम, ये जो है हमका पापा ये सब आप हिंदी अखबार पढ़ते हैं, सब हम इससे अच्छा पढ़ा चुके हैं। बट वो कोई भी अच्छा मुद्दा आता है तो मेरे पास उठ के आ जाते हैं, अरे ये वाला मुद्दा पढ़ाए हो कि नहीं पढ़ाए हो। तो कल उन्होंने एक मुद्दा दिया मुझे, तो इंग्लिश में भी आया नहीं। ये भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है मेरे प्यारे बच्चों। स्कूली बच्चों को इनोवेटिव आइडिया डेवलप करने की एक स्कीम है। बच्चों में स्कूली स्तर से नवाचार और विचारों के सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अटल इनोवेशन मिशन के सहयोग से, यानी शिक्षा मंत्रालय प्लस अटल इनोवेशन मिशन ने मिलकर के एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है विकसित भारत बिल्ड थान 2025। जैसे मैराथन होता है ना, ठीक है ना, सेम उसी प्रकार से बिल्ड थान, बिल्ड कुछ बनाना, मैराथन VUILD, बिल्ड थान। तो विकसित भारत बिल्ड थान 2025 एक मुहिम शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। अब क्या है यह मुहिम? इस मुहिम के तहत मेरे प्यारे बच्चों, 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को क्या किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यानी उन सब से विचार मांगे जाएंगे कि आत्मनिर्भर भारत पर अपने विचार दो, वोकल फॉर लोकल पर अपने विचार दो, और स्वदेशी और समृद्ध भारत पर अपने विचार दो। साथ ही जो विचार आप दे रहे हो इसको आप प्रैक्टिकल में कैसे लागू करेंगे, इससे लेकर एक प्रोटोटाइप मॉडल भी प्रस्तुत करो, जैसे पीपीटी, प्रेजेंटेशन या कुछ भी। ये 2 काम, यानी विचार देना है, फिर उस विचार को कैसे आप लागू करोगे वो देना है। और इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में, यह एक प्रकार का कंपटीशन है। उत्कृष्ट विचार, जिसका सबसे अच्छा विचार होगा, प्रोटोटाइप प्रस्तुत करने वाले छात्रों को 1 करोड़ रुपए तक पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है ना। तो छात्र अकेले या समूह यानी ग्रुप के रूप में अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। आप सबके घर में जो छोटे बच्चे हैं, क्लास 6 से 12वीं तक पढ़ते हैं, ये मेरा आप सबसे करबद्ध, मेरे बच्चे हैं आप, करबद्ध मुझे शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए। इसलिए करबद्ध विवेक आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर 6ठी से 12वीं तक के बच्चे आपके घर में हैं, उनको भी यह विचार प्रस्तुत करवाइए। 1 करोड़ तक का पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार हैं, आप मेरी मदद लीजिए। आप जिनके घर में बच्चे हैं, अब एकदम से मैसेज करके मुझे भर मत दीजिएगा, बट आपको मैं मदद करूंगा उन बच्चों के स्ट्रेंथ के हिसाब से, क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, जिससे कि आपके घर के बच्चे भी, यानी खासकर
जो छठी 12वीं से सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनको इस पर ज्यादा काम कराने की जरूरत नहीं, तो फिर ये पूरा का पूरा प्राइवेट स्कूल या कुछ जो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते हैं उनके बच्चे ही इसमें आएंगे, उन्हीं को पुरस्कार मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये मेरे प्यारे बच्चों, और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एजुकेशन मिनिस्ट्री पर। 23 सितंबर से ही स्टार्ट हो चुका है और 6 अक्टूबर तक चलेगा, डेट याद रखिएगा। ठीक है? सो इसको अपने बच्चों के स्कूल में आप लोग कनेक्ट कराइएगा, अपने घर परिवार में जो भी बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। पंजीकरण की डेट है 23 से 6 अक्टूबर तक, 23 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, और स्कूलों को 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक तैयारी करने का मौका मिलेगा। 13 अक्टूबर को डेट याद करिएगा, 13 अक्टूबर को 2 घंटे का लाइव इनोवेशन इवेंट होगा। ये 2 घंटे का, उसमें आपको प्रस्तुत करना है। 13 से 31 अक्टूबर तक आपको अपने विचार और उस विचार को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसका एक मॉडल आपको देना पड़ेगा, और आपका इवेल्युएशन होगा 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में। परिणाम जनवरी 2026 में घोषित किए जाएंगे। ठीक है ना? अब इस पर जो शिक्षा मंत्री मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जो कहा इसके क्या एडवांटेज होंगे वो भी एक बार आप जान लीजिए। उन्होंने कहा कि भारत पिछले एक दशक में नवाचार के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। नवाचार हम और आप पढ़ते पढ़ते, उनका स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं। इस पहल से नवाचार को और गति मिलेगी और विकसित भारत के लिए एक नई पीढ़ी तैयार होगी जो कि देश को आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर सशक्त बनाएगी और समृद्ध भारत की दिशा में भी योगदान देगी। स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार ने जानकारी दी, बिल्डथॉन 2025 में देश के लगभग 6 लाख सरकारी और निजी स्कूल दोनों शामिल होंगे। ठीक है? अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अब एक चर्चा बनती है इस विषय पर डिस्कस करने पर। इसीलिए देखो, अगर किसी भी परिवार में माता पिता पढ़े लिखे हैं तो आपको चीजें कैसे मिलती हैं। मेरे पापा, मैं कई बार आप लोगों से जिक्र किया, नहीं किया, 75th उनका जब बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा तो आप लोगों के सामने लाऊंगा। मेरे पापा बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब किसी भी विषय पर उनके तर्क बहुत अच्छे हैं। यानी आप लोगों को मेरे तर्क पसंद है, लेकिन मैं चुप हो जाता हूं जब वो बोलते हैं। संस्कृत के उनको इतने श्लोक याद हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, हर एक चार बात में एक श्लोक ठोंक देते हैं, और मैं चुपचाप। एक बार मैं अपने कमरे में जब इलाहाबाद में पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन और पीजी के टाइम की बात है, तो मेरे कमरे में काजोल की फोटो लगी थी। ठीक है? अब ये सब इस टाइप का सोशल मीडिया था नहीं हम लोगों के लिए। मैं उनको बहुत पसंद करता था, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। तो आए और संस्कृत में एक ऐसा श्लोक दबा दिए, और फिर उसको इंग्लिश में भी दबा दिए। मैं सच बता रहा हूं, मैं बस ये समझ पाया कि उसका मतलब है कि जैसी फिल्म है वैसे ही, मतलब जो पिक्चर होती है उससे पता लगता है कि आप कैसी पर्सनालिटी। तो संस्कृत में भी एक श्लोक और उसके बाद इंग्लिश में भी। तो कई बारी ऐसे बहुत से मुद्दे आते हैं जिसमें आकर के मुझे बताते हैं कि जो है ये तुम पढ़ाए कि नहीं। हमने कहा नहीं पापा, जैसे एनआरएफ फाउंडेशन वाला था, रिसर्च पे करे थे, बहुत अच्छा है, बहुत। आप सुनील इसको पढ़ाए कि नहीं। हमने कहा पापा ये तो बहुत पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 2 साल पहले। तो अभी कल जैसे मैंने खाना खाते हुए कह दिया था कि जो है पापा, आज लग रहा है कि इंडिया हार जाएगी। मतलब इंडिया का मैच था, देखता तो अब मैं हूं नहीं, टू बी ऑनेस्ट उतना। तो मोबाइल, मैंने कहा पापा ये तो हार गई। तो वो मैच देख रहे थे, तो मैं अपने रूम में बैठ करके ये जो पर्सनल मेंटरशिप का मैंने बनाया था, आज से स्टार्ट हो रहा है। यानी आज से बच्चे आना मेरे यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, जो फिजिकली दिल्ली आसपास के इलाकों में आज से स्टार्ट करेंगे, बाकी रात को 8 बजे से उन बच्चों से जो ऑनलाइन है। तो मैं वही सारा प्लान, मतलब कि कैसे कैसे किस बच्चे के साथ ये जो पर्सनल मेंटरशिप वाला आप लोगों को भी दिखाऊंगा, जब आज ये कर लूंगा तब। तो फिर आए और कह रहे हैं ये लो, तुम तो कह रहे थे हार रहे हैं, 112 रन पे ही 7 या 8 विकेट हो गए। हम कहा अच्छा ठीक पापा जाओ। तो मुझे ठीक है। तो प्लीज आप लोग 6 to 12 के अपने जितने भी घर परिवार के बच्चे हैं उनको इसमें कनेक्ट करिए। लेकिन इसमें जो धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कहा है कि ये जो शिक्षा मंत्रालय की पहल है बिल्डथॉन, इस बिल्डथॉन से हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, इनोवेटिव भारत का। मेरे बच्चों,
एक पक्ष में वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आएगा एंड सो ऑन सो ऑन। बट दूसरे अर्थ में ये जो कह रहे हैं ना बिल्ड था, नहीं प्राइवेट स्कूलों में आज से नहीं, जब से वो बने होंगे तब से हो रहे हैं। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और जितने भी सरकार के स्कूल, जैसे दिल्ली का संस्कृति कॉलेज है, केंद्रीय विद्यालय हो गए, ये सब एक नंबर के स्कूल है जिसमें एडमिशन ही नहीं होता कॉमन इंसान को। उसमें सब आईएएस वाईएएस के बच्चे पढ़ते हैं, मंत्रियों के, इन सब के बच्चे पढ़ते हैं। ये सब वहां बहुत पहले से होता रहा, महाराज जी ने जो शुरुआत की है। अब आते हैं, इन्होंने कहा कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्कूल इसमें भाग लेंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इनकी इस स्कीम को, स्कीम अच्छी है, चलती रहनी चाहिए, उस पर प्रश्न आगे की तरफ बढ़ते। जो निजी स्कूल गांव में हैं, सबअर्बन एरियाज में हैं, और अर्बन एरियाज में भी जो वीक कमजोर स्कूल हैं जहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल, और पूरे देश के कुछ मुट्ठी भर सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया जाए, मेरे प्यारे बच्चों, बिना एजुकेशन कैरिकुलम को स्किल के साथ जोड़े, क्या इस प्रकार के प्लान का फायदा भारत के सभी विद्यार्थियों को मिल पाएगा, या केवल फिर कुछ एक लोग ही 1 करोड़ का पुरस्कार लेकर के आगे बढ़ जाएंगे? तो अकॉर्डिंग टू मी, इस देश को बिल्डथान की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ रोजाथान की जरूरत है। रोजाथान मतलब कि डेली आप इस प्रकार का स्किल क्लास में विकसित कराइए, और हर एक प्राइमरी स्कूल से टीचर्स की जो ट्रेनिंग हो रही है, उस टीचर की ट्रेनिंग में एक टीचर सब्जेक्ट के बजाय स्किल का डेवलप कराइए। यानी उस टीचर को एजुकेशन के बारे में तो सब पता हो, लेकिन उस टीचर को स्किल्स के बारे में, हैंडीक्राफ्ट के बारे में पता हो। उस टीचर को इस प्रकार के जो लोकल फॉर वोकल की बात सरकार करी, जो भी लोकली इंडस्ट्री होती उसके बारे में पता, वो बच्चों को स्किल सिखाए। स्कूलों में नई भर्तियों को करने का समय आ गया है। अटल इनोवेशन में पढ़े हुए युवक, वहां से ट्रेंड हुए युवक, जहां से भी स्किल का डिग्री लिए हुए युवक, सर्टिफिकेट लिए हुए, उनको प्राइमरी स्कूलों में आप भर्ती दीजिए। इस प्रकार की शुरुआत कीजिए, ना परमानेंट कीजिए, एडहॉक कीजिए, लेकिन एक टीचर प्राइमरी स्कूल से सरकारी स्कूलों में आप दीजिए, और एक टीचर निजी स्कूलों को भी दीजिए जो कमजोर हैं, जो बहुत कम संसाधनों में अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं, क्योंकि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो भी उतने ज्यादा पैसे वाले नहीं। एक बहुत बड़ी संख्या, जो 25 करोड़ बच्चे भाग लेंगे ऐसा सरकार का कहना है, उनमें से लगभग 20 करोड़ बच्चे तो कमजोर स्कूलों के हैं। वो क्या प्रोटोटाइप बनाएंगे और क्या इनोवेटिव आइडिया देंगे? एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, 8वीं का बच्चा तीसरी का जोड़ घटाव नहीं कर पा रहा है, हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है, वो बच्चा इनोवेटिव आइडिया देगा। इनोवेशन होता क्या क्या उसे पता है। फिर वही इंडिया के टॉप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं, उन्हीं के बच्चे, या एक दो नौनिहाल जिनके माता पिता टीचर हैं, या उनका होता ना कि जैसे गुदड़ी के लाल, वो एक दो आ जाएंगे, उनको पुरस्कार दे करके और फिर दिखा दिया जाएगा कौटिल्य बन गया एक हिंदुस्तान का। एक कौटिल्य हिंदुस्तान में बनाने से हिंदुस्तान की डिमांड, जो इकोनॉमी का बेस है, उसका साइज नहीं बढ़ेगा। साइज इन द टर्म डिमांड में, जो हम खरीद रहे हैं, एक सामान खरीद रहे हैं तो दो नहीं खरीद पा रहे, एक ही खरीद रहे हैं। जिस दिन पैसा बढ़ेगा, एक के साथ दो और भी खरीदेंगे, तो जो जिन दो चीज की डिमांड करेंगे उनकी फैक्ट्रियां, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज वर्क करेंगे, और साइक्लिक रूप से हम मजबूत हो जाएंगे। क्यों बच्चों? तो देश की असली जो समस्या है वो एजुकेशन और स्किल के बीच का गैप है दोस्तों। बिल्डथान उस पर एक मरहम लगाता है, उसका इलाज नहीं करता। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। लॉजिकल है, एजुकेशन और स्किल डे 1 से क्लासेस में होना चाहिए। लेकिन याद हमारे यहां भी सिखाया जाता है कि भाई एजुकेशन, आंसर राइटिंग डे 1 से नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे का इंटरव्यू कॉल लगा, उसने भी कह दिया कि पहले दिन से नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान ही जाने क्यों नहीं करना चाहिए। अब आज अगर आपको मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं,
पर्सनालिटी राइट, इस पर एक क्वेश्चन बनाऊंगा, जब समझा दूंगा तो आप इस पे आंसर नहीं लिखेंगे। अजीब हालात है भाई। ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए हमारी लाइफ। फिर भी बिल्डथान को आप 2016 के निबंध नवाचार, आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक है। इस बिल्डथान 2025 को आप इस निबंध की भूमिका में कोट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार आपके सामने मैं रखता हूं। नवाचार, आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। निबंध हो गया, अब आप लिखिए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर बिल्डथान 2025 नाम का एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या अभियान कहें, प्रोग्राम के बजाय प्रारंभ किया, जिसका लक्ष्य है कक्षा 6 क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स के नवाचार स्किल को बाहर लाना, उन्हें पुरस्कृत करना और इस पुरस्कार के माध्यम से उन्हें प्रेरित करना, जिससे वो अपने जीवन में लगातार नवाचार के प्रयास करते रहें। शिक्षा मंत्रालय का यह कदम भारत में एक इनोवेशन इकोसिस्टम, नवाचार तंत्र का निर्माण करेगा, ऐसा सरकार का विश्वास है। सरकार को यह पता है कि अगर नवाचार है तभी जीडीपी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डेवलपमेंट होगा, और वह डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगा। कैसे इंक्लूसिव होगा? क्योंकि जब जीडीपी बढ़ेगी तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर सरकार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा, और फिर न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन, इनके साइक्लिक डेवलपमेंट से भारत एक समावेशी भारत के रूप में विकसित होगा। तो कह सकते हैं कि नवाचार, आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक है, और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के इस अभियान को बनाया गया। तो इस प्रकार से आप भूमिका लिख सकते हैं। जो पढ़ें, जैसे पढ़ें, उसको आप उसी प्रकार से यूज करना सीखें, और अपने घर में अपने माता पिता से भी कहा करें, यार कुछ आपसे पूछें, कुछ आपसे बात करें। वो कौन थी जो आईएफएस हुई थी, अपाला, क्या नाम था उनका, अपाला मिश्रा या क्या नाम था, हाँ, उनका इंटरव्यू देखिए। वो अपनी मम्मी के साथ जब बोर होती थी, वो भी उनकी मम्मी पढ़ी लिखी, दोनों लोग कॉफी शॉप में जाते थे, कॉफी पीते थे। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके माता पिता यूपीएससी की ही बात करें, कोई भी बात करें जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। ठीक है, तो बिल्डथान के ऊपर आपका एक एक समझिए, हमने एक लेक्चर ही कर दिया, अब जब आएगा तब देखा जाएगा। फिर इसके बाद बहुत गजब, आज का मेरा और पिछले कुछ समय में मेरे द्वारा अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस नंबर 1, और जो बाढ़ इस समय भारत में बारंबार आ रही, पंजाब की हो या किन्हीं अन्य राज्य की, मेरे द्वारा अभी तक का पढ़ाया गया सबसे बेस्ट कंटेंट यही होने वाला है। मजा ही आ गया यार। ऐसे क्या है, आइए बताते हैं। कहा जा रहा है कि भैया जो फ्लड है, इससे लड़ने के लिए अब आपको कुछ नया करना होगा। यानी जैसे अभी आपने देखा होगा, कलकत्ता में महज कुछ घंटे बारिश हुई और कलकत्ता डूब गया। दिल्ली में कुछ घंटे बारिश हुई और दिल्ली डूब गया। चिंतन कीजिए, अब दिल्ली में कुछ घंटे बारिश हुई, जहां मैं रहता हूं बच्चे, मेरा भी पूरा एरिया डूबा हुआ था, बदबूदार पानी, बदबूदार सब कुछ। तो वही कह रहा है कि फॉलो द रेन्स। वो हो क्या पॉइंट है, पकड़िएगा, राइम ऑर्डर, नॉट द कैलेंडर टू फाइट फ्लड। यानी कह रहा है कि भैया अगर बाढ़ से निपटना है तो वर्षा को फॉलो कीजिए, कैलेंडर को नहीं। इसका मतलब है कि भारत के अर्बनाइजेशन के प्लान में या भारत के जो वेदर फोरकास्ट होता है उस प्लान में पैरालिसिस है, ऐसा इनका कहना है। कि आप क्या फॉलो कर रहे हो, वही पुराना कि साउथ वेस्ट मानसून है, इतने से इतने समय तक रहेगा, वर्षा होगी। आप जो क्लाइमेटिक पैटर्न चेंज हो रहा है उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, आप पुराने पैरामीटर पर वेदर फोरकास्ट कर रहे हो। इस कारण से
आप पुराने हो चुके हो, अब आपको नई जो बाढ़ का ट्रेंड है, जो क्लाइमेट का नया ट्रेंड है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर के शहरों में फ्लड मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा। अब इसके अंदर की क्या बात है, आगे विस्तार से। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, अकॉर्डिंग टू मी, जीएस पेपर 1, सोसाइटी चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की चुनौतियां, एक यानी बाढ़ में डूब जाना और उसके बाद उनका सोल्यूशन। जीएस पेपर 3, स्वाभाविक शहर इकोनॉमी के सेंटर होते हैं, तो शहर मजबूत तो इकोनॉमी मजबूत, ये सब रहेगा ही रहेगा। ए से और आपदा प्रबंधन में भी इसको हम यूज करेंगे। बाढ़ प्रबंधन जीएस पेपर 3, ए से प्रीलिम्स यानी एक बेहतर विचार है, विजनरी डिसीजन, बहुत सारे ऐसे हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, जब बार बार प्रीलिम्स लिखा होता है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देखेगा उसको लगेगा यार प्रीलिम्स का तो कुछ कंटेंट है नहीं। ये सभी टॉपिक में जो भी प्रीलिम्स की टर्मिनोलॉजी आती, उस वो और प्लस जो भी कंटेंट मैं पढ़ाता हूं, पूरी सबकी पीडीएफ कंप्लीट विद प्रीलिम्स के ढेर सारे एमसीक्यूज के साथ, उसके सॉल्व के साथ, आपको 2 बजे मेरे ऐप पर मिलती है। तो ये आप ध्यान रखें। फिर आते हैं, अब आता है इन्वेस्टमेंट। आज भारत का पूरा इन्वेस्टमेंट टर्न अराउंड आपको पढ़ाने जा रहा हूं बिजनेस लाइन पर। अच्छा टॉपिक है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स की यूनिट ही है निवेश मॉडल। तो आज हम एफडीआई, एफपीआई, भारत में निवेश के बारे में एक सामान्य सी चर्चा करने जा रहे हैं। पहले भी किए हुए हैं, बहुत सरल है, इसको केवल आपको बस इंट्रो बताऊंगा, बाकी आप स्वयं कर लेंगे। मेन इसका है क्वेश्चन आंसर जो दिया वो आपको सॉल्व कराना था, क्योंकि इस बीच काफी एफडीआई वगैरह पर चर्चा हुई, आपको पता होगा। फिर इसके बाद, अरे अभी अमेरिका सबसे बड़ा एफडीआई देने वाला बना, तो ऑब्वियस है वो सारी चीजें आपको पढ़ाई गई। जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां, एसी और प्रीलिम्स की निगाह से इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और आज का एक टॉपिक और भी बहुत अच्छा है। जैसे लद्दाख में आपने देखा होगा, तो विरोध प्रदर्शन हो रहे सरकार के विरुद्ध, यानी बीजेपी के दफ्तर पर हमला करके वहां पर हिंसा की गई, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। तो लद्दाख की डिमांड क्या है? केंद्र से राज्य का दर्जा और स्वायत्तता की मांग को लेकर लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो अब यहीं पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भाई राज्य का दर्जा, स्वायत्तता क्या होती, क्या क्या उनकी डिमांड है, छठी अनुसूची का क्या वो विस्तार कराना चाहते हैं, विस्तार कराना चाहते हैं तो क्यों कराना चाहते हैं, ये सारी बातें हैं। जीएस पेपर 2 ऑब्वियस इंडियन पॉलिटी, इसके बाद जीएस पेपर 4 एथिक्स, एसे और प्रीलिम्स के अपनी बात मनवाने के लिए क्या हिंसा जरूरी है। और फिर उसके बाद आता है सहयोग पोर्टल। तो सहयोग पोर्टल क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आपको कराया जाएगा। बाकी पीआईबी के भी प्रीलिम्स के कंटेंट आपको कराए जाएंगे। और ये सारा का सारा इसी पीडीएफ में मिलता है, एडवांस आईक्यू आईपी। ये देख सकते हैं लिखा हुआ क्लास नोट्स पीडीएफ, जिसको हम एग्जाम हॉल गाइड कहते हैं, एंड हैंडआउट्स विल बी अवेलेबल ऑन आवर अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप एंड वेबसाइट। तो ये हमारा लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, आपको यहां पर मिलेगा ₹99 पर मंथ, पूरे 1 महीने का। ठीक है, चलिए। बाकी ऑब्वियस है पर्सनल मेंटरशिप जो बच्चे लेना चाहें, पर्सनलाइज हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे के हिसाब से आज जरूरत है। जब हम फेल होते हैं तो शायद इस प्रकार के प्लान्स की जरूरत हमें ज्यादा पड़ती है। बाकी आप सब स्वयं समझदार हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस हमारी एक विजनरी डिसीजन में। इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ पर्सनल मेंटरशिप के लिए कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए, न्यायालय व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं, इस विषय पर अब हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बार आप जरा न्यूज देखिए, ठीक है। और एक बार मैं फिर से आपको वो गाना सुनाने की कोशिश करता हूं जिससे कि टॉपिक से आप कनेक्ट करें, लेकिन पहले आप इसको पढ़िए और फिर उसके बाद अपन आएंगे। चलो भाई, पढ़ लिया? अब एक बार इसको फिर से
ठीक है, ये मैंने केवल इसलिए किया क्योंकि ये फ्यूचर का टॉपिक है, मैं विजुलाइज कराना चाहता हूं। और मुकेश की एक बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मुकेश ने लिखा है, ठीक है, एक मुकेश ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सर, अरे कहाँ निकल गया स्टेटमेंट मुकेश का भाई, कि सर स्कीम तो सही होती है बट इसका लाभ कुछ ही लोगों को मिल पाता। बिल्कुल बेटा, 100%। यही तो विडंबना है, और इसीलिए मैं कहता हूं एजुकेशन का पूरा रीस्ट्रक्चर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग किसकी? क्या आपके गांव के आसपास के प्राइमरी स्कूल की रीस्ट्रक्चरिंग हुई? रिस्ट्रक्चरिंग केवल कहने से होती है? रिस्ट्रक्चरिंग होती है टीचर्स को और स्किल करके। रिस्ट्रक्चरिंग होती है टीचर्स को फ्री करके, उनको और सोचने की शक्ति दे करके। उनसे सरकारी काम मत कराइए, उनको केवल टीचर बने रहने दीजिए। जितने भी टीचर है प्राइमरी और इन सबसे, इनसे ना जाने कितना काम करवाती है सरकार, उनको आराम करने दीजिए। हाँ, बट उनसे आउटकम लीजिए। एक सिस्टम रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब केवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं होती। आपने कहां पर इस बीच सुना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहां के XYZ जितने भी हैं, यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उड़ीसा के एक जिले में, पंजाब के एक जिले में सभी शिक्षा अधिकारियों, अध्यापकों की मीटिंग की और उनसे कहा कि अब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन बच्चों को देंगे, मल्टी डिसिप्लिन, और हम प्री नर्सरी से ही उनको नर्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्री नर्चर मतलब प्री नर्सरी से ही फोकस करती है। और उसके बाद हम इसकी ऑडिटिंग करेंगे। फिर उन्होंने एक मीटिंग वहां की सोसाइटी से की, हर एक तहसील में जा करके, हर एक पंचायत, 5 पंचायतों के बीच में एक सभा करके, क्या उन्होंने ये बात कही कि आज से मैं चाहता हूं कि हर एक स्कूल की सोशल ऑडिटिंग आप सब करें, हर एक जनता करे, और महीने में या 2 महीने में एक बार मैं उस ऑडिटिंग को स्वयं मुआयना करूंगा। बगैर सोशल ऑडिटिंग के, बगैर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के आप किसी भी स्कीम को, किसी भी नीति को सफल होते देख पाएंगे? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब भी लोकल गवर्नमेंट को पता। आप सब अधिकारी बने, कैसे अधिकारी बने, यही तो सबसे बड़ी चिंता। जैसे पूजा कह रही है, पूजा पटेल की, सर आप हमें यह भी सिखा दे रहे हैं कि आप हमें इनडायरेक्टली ये सिखा रहे हैं कि भविष्य में कैसा अधिकारी बनना है। मैं कौन होता हूं बेटा सिखाने वाला? मैं एक अध्यापक। लेकिन आप सीख रहे हो, ये बहुत बड़ी बात। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब भी किसी को पता है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि अगर जिस गांव का प्राइमरी स्कूल है, उस गांव के प्राइमरी स्कूल में 2-4 लोग पढ़े लिखे तगड़े हैं, उनको वहां यूज किया जाए। लेकिन उनको यूज गवर्नमेंट करे, क्योंकि वो खुद जाएंगे, उनकी वहां रिस्पेक्ट नहीं। मैंने ये कोशिश की थी, लेकिन आप सबको पता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है। हमारी सोसाइटी एक एसडीएम, जिसको ऑब्वियस है, जब आप पढ़ने आते हैं आपको कुछ नहीं पता होता बेटे। आप अपने मन में आप खुश हो सकते हैं कि आप आईएएस बन गए, लेकिन जब आप पढ़ने आते हैं, इसको अभी मैं सबके कमेंट चाहता हूं, आप मुझे नकार दीजिए, मैं किसी बच्चे से नाराज नहीं हूं, लेकिन क्या ये सही कि नहीं, और इस पर सबके कमेंट। जब आप पढ़ने आते हैं ना, आपको कुछ नहीं पता होता यूपीएससी के बारे में। एक टीचर आपको ग्रो करता है, तैयार करता है, और फिर जाकर के आप सिलेक्ट होते हैं। अगर आप टीचर को भला बुरा भी कहते हैं, आप अगर सेलेक्ट नहीं हो पाए, बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपनी कमियों पर काम कर सकें। वो दूसरों के कि मैंने तो इनकी पर्सनल मेंटरशिप ली, मैंने इनका ये लिया, तब भी मेरा नहीं हुआ। तो इन दोनों ही सिचुएशन के लिए आप तब तैयार होते हैं जब टीचर तैयार करता है। यानी अगर आप टीचर की आलोचना कर रहे हैं तो सबसे पहले उसी ने आपको इस लायक बनाया कि आज आप सोच पा रहे हो कि आपका सिलेक्शन इसी की वजह से नहीं हुआ। और ये सोचने में आप यह भूल गए कि अगर थोड़ा पहले सोच लेते, और कि यार इस टीचर ने तो हमेशा एक ही बात कही है, आज के 5 साल पहले भी ये एक ही बात कहता था, और सब लोग बताएगा बेटे ऑप्शनल, एथिक्स ए से और हिंदू खा जाओ, पचा जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या वो 5 साल पहले की अप्रोच आज मैं नहीं लेके चल रहा हूं? आप मुझे बताओ, बोलो भाई, क्या 3+1 अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं? क्या टॉप 50 चैप्टर्स अभी लिस्ट आपको नहीं मिलती है? एक एक बच्चा बताए, क्या मैंने अपनी स्टडी छोड़ी? मैं तो शुरू से ही कभी भी कंप्लीट सिलेबस का फेवर में रहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि चीजें जुड़ी हुई हैं।
अगर आप जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस पढ़ रहे हैं तो समावेशी विकास पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूनिट नंबर 3 छोड़ दीजिए, क्योंकि सोशल जस्टिस अगर आपने अच्छे से पढ़ा, समावेशी विकास अपने आप उसमें आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये होता है कि जो अधिकारी, आप सब एसडीएम बने, आप सब आईएएस बने, आप स्थानीय गांव में भ्रमण करें, या आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके इतने नीचे काम करने वाले अधिकारी, उनमें से आप निकलवाइए मेंटर्स, कि ये प्राइमरी स्कूल का मेंटर होगा, इस प्राइमरी स्कूल का मेंटर होगा, इन 5 गांव के बीच में जो प्राइमरी स्कूल है, इसका एक लड़का जो 12वीं में है, एक लड़की जो 12वीं 8वीं में है, 10वीं में, जो बहुत बेहतर है, जिसको कंप्यूटर बहुत अच्छा आता है, कुछ भी बच्चा कम से कम एक स्किल तो बच्चा सीख पाएगा, और उस लड़की को डीएम के द्वारा पुरस्कार, उस लड़के को डीएम के द्वारा पुरस्कार, पैसा भी नहीं देना, या कुछ आप देना चाहते हो तो 1000-2000 रुपया उस बच्चे को पुरस्कार राशि, इतना तो डीएम के पास अपना बजट होता है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आपको पता है कि हर एक गांव में आज आपको पता आशा वर्कर के ऊपर कितना बोझ है, वर्कलोड है, लेकिन हर गांव में आप देखोगे ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका हाथ इतना बढ़िया होता है बच्चा पैदा कराने में, यानी प्रसव की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कराने में। अब अगर हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर वहां नहीं और रात में लीवर पेन स्टार्ट हो गया तो क्या करेंगे आप? मात्र मृत्यु दर तो होनी ही है, बढ़नी ही है। लेकिन अगर आपने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा, एक डीएम बैठ गया एक तहसील के अंतर्गत, उसने जितने गांव हैं उन गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो परंपरागत रूप से काम कर रहे हैं, आपको खोजना ही नहीं है, गांव में जाएंगे कोई भी बता देगा, हाँ भैया ये हैं, ये करती हैं, बड़ा अच्छा करती हैं। अब क्या हुआ कि आप डीएम ने वहां के जो लोकल अधिकारी हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के जो भी हेल्थ ऑफिसर, उनको आदेश किया कि भाई आप ऐसे लोगों का नाम निकालिए और उनको आप गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज कीजिए कि वो आकर के महीने में एक दिन ट्रेनिंग लें कि प्रसव को कैसे और इजी किया जा सकता है, उनको आप स्किल्ड करिए अर्ध सरकारी कर्मचारी के रूप में, या आप उनको कुछ 500-1000 रुपए दे करके पर प्रसव आप उनको अपने साथ जोड़िए। क्या ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना देश विकास कर पाएगा? अजीब हालात है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन केवल यही नहीं, स्किल भी आप स्वयं विचार करें, और ये लिखना है आपको टॉपिक्स में। आज का जो नवाचार वाला टॉपिक चल रहा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना क्या आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे पाएंगे? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब कि 5 गांव के बीच में एक पढ़ा लिखा आदमी जो मुंबई, दिल्ली, अमेरिका रह करके फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुका है और बहुत अच्छे से वो चीजें मैनेज करता है, उसके साथ उसको कनेक्ट करिए। और हर एक व्यक्ति कनेक्ट होना चाहता है अपनी सोसाइटी, अपने समाज से, लेकिन वो करे कैसे? तो वो करे कैसे, ये सुविधा देंगे फैसिलिटी प्रोवाइडर, गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव, यानी आप सब डीएम, एसडीएम और इस प्रकार के जितने भी अधिकारी होते हैं, कि 10 गांव के बीच में एक व्यक्ति जो इकोनॉमी में स्ट्रांग है, वो लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगा। बचत क्या होती है, बचत के क्या मायने होते हैं। अगर एक दिन आप शराब पीते हैं, एक दिन आप सिगरेट पीते हैं, तो आप 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए खर्चा करते हैं। अब ध्यान से देखिए उसको कैसे समझाना। तो मैं आपको रोकूंगा नहीं कि आप मत पीजिए, चूंकि आप अगर चाहेंगे गए तुम मत पियो, सुधर जाओ समाज, तो ऐसा तो कभी होना है नहीं भैया। एक दो लोग सुधर जाए अच्छी बात है, और वो आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सिन गुड के रूप में सरकार भी उससे टैक्स लेती है, तो ऑब्वियस है, वो सरकार जब नैतिक है तो हमारे विचार भी नैतिक है। आपको उनसे क्या कहना है कि आप महीने भर पीते हैं? पहली बात तो आप डिस्क्लेमर अपनी तरफ से डाले कि भाई शराब पीना नहीं चाहिए, जिससे आपके ऊपर कोई प्रश्न ना उठे। दूसरा, आपको यह कहना है एज अधिकारी वहां पर कि अगर आप महीने में 2 दिन नहीं पीते हैं तो आप 200 रुपए बचा लेते हैं। 5 दिन अगर आपने छोड़ दिया तो 400 से 500 रुपया बच गया। ये 5 दिन का केवल 500 रुपया अपने बच्चे, अपने फ्यूचर के लिए बचाइए, और फिर उनको आप एक पिक्चर दिखाइए। अब आप कहेंगे सर पिक्चर, अब तो दुनिया में सबसे आसान काम हो चुका है। पिक्चर दिखाने का मतलब होता है कि कम से कम अकॉर्डिंग टू मी हर एक जिले में,
हर एक तहसील में 1 से 2 और होते ही होंगे प्रोजेक्टर्स होने चाहिए। प्रोजेक्टर्स में उनको फिर आप दिखाइए एक छोटी सी फिल्म जो जिसके लिए आपको डायरेक्टर के रूप में करण जौहर या आदित्य चोपड़ा की जरूरत नहीं, राजा मौली की, उसके डायरेक्टर आप किसी भी स्थानीय खुद भी करा सकते हैं उसमें सामान्य ढंग से, कि एक आदमी था जिसने ऐसे ही करके 500 रुपए बचाया। वो शराब पीता रहा, सिगरेट पीता रहा, पीना नहीं चाहिए, उसका स्वास्थ्य खराब होता, लेकिन उसने 500 रुपए बचाए हर महीने और 1 साल में उसने 6,000 बचाए। इन 500 रुपयों को इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, इन्वेस्ट यानी सरकार की स्कीम्स में, सरकार की योजनाओं में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आप बता सकते हैं, एसआईपी वगैरह, 500 रुपए हर महीना। और ये देखिए 10 साल बाद उसको यही 6,000 की बचत 10 लाख रुपए के रूप में कन्वर्ट हो गई, 20 लाख रुपए के रूप में कन्वर्ट हो गई, 50 लाख। अब आदमी पर देखा है, केवल महीने 500 बचाया और इसको 10 लाख रुपया मिल गया। तो जब आप दूसरों को लाभ मिलता हो, वो भी रुपया दिखाएंगे, तब आपके साथ लोग कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे नेता लोग क्या चुनावी रैलियों में पैसा दे के बुलाया जाता है, आप सबको भी पता है। कुछ कुछ स्वतः स्फूर्त होता है, लेकिन सब मैनेजमेंट है। तो यार ऐसा हम यहां भी मतलब उनको सीखना चाहिए, पैसे से ही सब आ रहे हैं, तो पैसा आप जनता को जब कमाना सिखाएंगे तो जनता आपके साथ आकर के जुड़ेगी। ये काम कौन करेगा यार? केवल एमपी एमएलए नहीं, आप सब जो यहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, केवल ये नहीं कि सब्जेक्ट याद हो गया, रट लिए, आईएएस हो गया, उसके बाद पार्टी चल रही है, पूल पार्टी चल रही, करो पूल पार्टी, किसने मना किया, लेकिन ये भी करो। इस टाइप का एक सिस्टम है और बहुत इजीली डीएम मतलब सुपरमैन, मैं तो मानता हूं स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आप कुछ भी, कितना पावरफुल है ना, अद्भुत है वो। मतलब हम लोग जब कभी कहीं बैठते हैं तो यही चर्चा होती है कि डीएम सुपरमैन है, वो दोनों चीजें बहुत अच्छे से कर सकता है, यानी सरकार को खुश भी करे और ये भी करे। चलिए, तो आपने देखा आज का मुद्दा, यानी तो अब इसको जरा समझते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुभाष चंद्रा, बेटा मैं आईक्यू आईपी के सहारे बहुत कुछ सिखा रहा हूं, मैं अच्छा हूं, वो सब आपके कमेंट तभी फलदायी होंगे जब आप यार प्रीलिम्स निकालो, क्योंकि मुझे मेरी तारीफ अब पसंद ही नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल नहीं पसंद आती, जीरो नहीं पसंद आती। उसके पीछे रीजन है, क्या ही फायदा, देखो तारीफ का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होना चाहिए। तो मैं ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन मैं ज्ञान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सब पास करें, तब तो मेरे ज्ञान का कुछ अर्थ है। और प्लीज जो बच्चे कहते हैं यार छोड़ दो, बच्चे नहीं हो आप, हमारी टीम कनेक्ट करिए अपने ओल्ड बच्चों से यार। आप सोचो कि ये हमारी टीम ने एक दिन प्लान किया कि यार जो पुराने बच्चे हैं उनको भी कनेक्ट किया जाए। मेरा ही प्लान था कि मैक्सिमम तो कनेक्ट ही है, मैक्सिमम तो हमारे प्लेटफॉर्म पे है ही है, हिंदू सभी बच्चे देख रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव हमारी तरफ से अप्रोच है हर एक बच्चे के लिए, तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि सब नहीं करते हैं, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि यार ये बंदा अपने किसी बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी बैठा हुआ है, ये आप ये तो सोचो, नेगेटिव से भरे होगे तो स्वाभाविक है क्या करोगे, क्या आपके पास उस कैलिबर का टीचर है? अगर है तब तो आप नेगेटिव से भर जाइए, नहीं है तो आप रिजल्ट करिए, बाद में मुझसे आप बात मत करिए, मेरा फोन मत उठाइएगा, चलेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आपकी उम्र है। सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, अभी आपकी उम्र है, खूब मेहनत करिए, ठीक है। चलिए, तो मुद्दा आपकी समझ में आ गया और आईक्यू आईपी मैंने स्टार्टिंग में ही सारा का सारा बता दिया है किस किस पेपर में जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट 1, न्यायपालिका, ठीक है ना, गवर्नेंस, ये आपके सामने, इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे चैलेंज मिलता है, किसके माध्यम से, सोशल मीडिया और इन सब के माध्यम से, एथिक्स यानी मैंने आपको बता ही दिया था, तकनीकी नैतिकता, एसे और प्रीलिम्स, नैतिकता का कोई भी प्रश्न आप लिखें वहां पर इसको आप यूज कर सकते हैं। 2017 में आपसे एक प्रश्न पूछा भी गया था बच्चों, निजता का अधिकार पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था,
तो इस प्रकार की जो भी चर्चा आती है या चर्चा में जो भी मुद्दा रहता है, आपसे यूपीएससी पूछता है, बस इसको इसीलिए मैं दिखा रहा हूं। फिर जीएस पेपर 3 2018 में बच्चों साइबर क्राइम्स पर आपसे प्रश्न पूछा है, वो मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया। तो ये टॉपिक दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, केवल यह दिखाने के लिए इन प्रश्नों को यहां लगाया गया। अब स्वाभाविक है, जैसे मैंने आपसे पूछा, आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि सोशल मीडिया आया था ना बच्चों। सोशल मीडिया इनहेरेंटली मानी अंतर्निहित रूप से स्वार्थपरायण सेल्फिश मीडियम है। यानी इसका मतलब हो गया कि सोशल मीडिया क्या है? एक स्वार्थ सिद्धि का माध्यम है, अपना हित साधना, दूसरों के हित की चिंता ना करना। अब इस टॉपिक से मैं इसको कनेक्ट करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कल्पना कीजिए कि आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां एक खिलौना दिखता है, जो मैंने आपको दिखाया, जो गायक दिलेर मेहंदी की शक्ल जैसा बना भी है। वह गाना भी गा रहा है, वही आवाज, वही अंदाज। लेकिन असली दिलेर मेहंदी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ना ही उन्हें इसकी इजाजत के लिए पैसे मिले। यानी उनको जानकारी भी नहीं और उनको इसके लिए कोई पैसा भी नहीं मिल रहा। उनका गाना और उनकी शक्ल जैसा एक टॉय नाच रहा है, बच्चे खरीद रहे हैं। अब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है? आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं। तो यही तो है सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर किस प्रकार से हम अपने स्वार्थ सिद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह जो आज की न्यूज थी, ये न्यूज चर्चा में भी इसीलिए आई कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी इसका संज्ञान लिया। यानी इन दोनों ने अपनी आवाज और अपना चेहरा एआई जनरेटेड फेक वीडियो में इन्होंने देखा, तो वो अदालत गए। उन्होंने कहा यह हमारी निजता और गरिमा का उल्लंघन है। निजता का अधिकार आ गया ना, मौलिक अधिकार, उसी का जिक्र किया जो यूपीएससी ने वाला प्रश्न पूछा था। इस प्रश्न को एक बार आप पढ़िए। निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णयों के आलोक में मौलिक अधिकारों के विस्तार, यानी मौलिक अधिकार का लगातार विस्तार होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में विस्तार मतलब नए नए विषय इसमें शामिल होते हैं। स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार, इस प्रकार की चीजें, शिक्षा का अधिकार, इसी प्रकार से पर्यावरण, अच्छे पर्यावरण में रहने का अधिकार, निजता का अधिकार। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो हाल ही में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन को अपनी आवाज और चेहरा एआई जनरेटेड फेक वीडियो में दिखाई दिए। उन्होंने अदालत से कहा, क्या कहा? यही कि ये हमारी निजता और गरिमा का उल्लंघन है। इसका मतलब उन्होंने आर्टिकल 21 का जिक्र कर दिया, और साथ ही हमारे कॉमर्शियल राइट्स का भी, व्यावसायिक अधिकारों का। भाई हमारा, हम अपने चेहरे से ही तो पैसा कमा रहे हैं, हमारे व्यावसायिक अधिकारों का भी उल्लंघन। ये दोनों घटनाएं क्या दिखाती हैं? ये दोनों घटनाएं क्या दिखाती हैं? दिलेर मेहंदी साहब की और अभिषेक और ऐश्वर्या की ये घटना क्या दिखाती है? चिंतन कीजिए कि आज के एआई और डिजिटल युग में व्यक्तित्व अधिकार, या हम कहें व्यक्तिगत अधिकार, पर्सनालिटी राइट का महत्व क्यों बढ़ गया है? तो याद रखिए, फ्यूचर का यह प्रश्न है। आज के एआई और डिजिटल युग में व्यक्तित्व अधिकार का महत्व क्यों बढ़ गया है? क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, कुछ भी कीजिए, यानी पर्सनालिटी राइट का महत्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता लग गया। अब जैसे ही ये आपको पता लगा तो आपके मन में आया कि सर ये राइट होते क्या है? क्या है ये अधिकार? यानी व्यक्तित्व का अधिकार, यानी जिसे हम पीआर कह सकते हैं, पर्सनालिटी राइट्स क्या? मेरे बच्चों, पर्सनालिटी राइट यानी व्यक्तित्व अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति को अपनी छवि, इमेज, अपना नाम, आवाज, वॉइस,
सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर, रूप, रंग, लाइकनेस और विशिष्ट पहचान, यूनिक एट्रीब्यूट्स पर नियंत्रण देता है। यानी जो आपका है वो आपका है। तो आई होप आप समझ गए हो। इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी ये नियंत्रण देता है, इसका उद्देश्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति इसका व्यावसायिक या निजी लाभ के लिए उपयोग ना कर सके। इन्हें पब्लिकली राइट शब्द से के साथ भी उच्चारित किया जाता है। आप देख सकते हैं इन्हीं को क्यों कहें, जितने भी यूट्यूब पर आप देखेंगे, यूट्यूब पर जो भी अच्छे चलते हैं, जिन वीडियोस पर बहुत व्यूज आप देखिए ऐसी शक्लों का इस्तेमाल करते ही नहीं करते। अमिताभ बच्चन की आवाज का करेंगे, किसी और हीरो हीरोइन की आवाज का इस्तेमाल करेंगे। मेरे में भी कुछ दिन एक दो वीडियोस में किया गया, मैंने तुरंत मना किया टीम को। हमने कहा बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा सर फिर आपको व्यूज भी नहीं मिले। हमने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए व्यूज, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज से प्यार नहीं, व्यूज से प्यार है, लेकिन फेक लेकर के क्या करोगे। अमिताभ की फोटो दिखा करके, ऐश्वर्या राय की फोटो दिखाकर सुनील अभिव्यक्ति को व्यूज मिलता है, तो इसका मतलब है कि सुनील अभिव्यक्ति का फिर पृथ्वी पर अस्तित्व जो है वो मजबूत नहीं है। तो जिस व्यक्ति का पर्सनालिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला को कभी किसी के नाम से खाना चाहेगा ही नहीं, फिक्स है, वो अपने नाम से खाना चाहेगा। इसका अपना एक आनंद है, इसको जो लोग समझ गए असली आनंद उन्हीं में है। ठीक है बच्चे, तो इससे पर्सनालिटी राइट या पब्लिसिटी राइट भी हम कह सकते हैं। अब आता है आपके मन में कि सर क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल यानी संवैधानिक या कानूनी आधार है? हाँ बिल्कुल है। जैसा मैंने बताया, अगर आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेस सीए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस यानी सीबी संवैधानिक आधार की बात करें तो आर्टिकल 21 मैंने आपको जिक्र कर दिया, जीवन के अधिकार में गरिमा और निजता शामिल है। पुट्टास्वामी केस निजता का अधिकार मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, जिस पर 2017 में यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा। दूसरा आर्टिकल 19(1)(a) इसमें आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, वो रखे, लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन। मतलब अमिताभ बच्चन की फोटो के इस्तेमाल करके आप अपनी बात नहीं रख सकते। तो ये पहला हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया यानी संवैधानिक अधिकार क्या है व्यक्तित्व के। दूसरा कानूनी आधार क्या है, यानी लीगल बेस क्या है। तो लीगल बेस में बच्चे कॉपीराइट एक्ट 1957 है, ये भी संरक्षित करता है व्यक्ति के अधिकार को। तो कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन है 38 और 38A, इसको रख लीजिएगा। कलाकारों यानी जो परफॉर्मर्स होते हैं उनके अधिकार को यह संरक्षित करता है। तो यह जो व्यक्तित्व का अधिकार है वो इसके तहत भी इनडायरेक्टली आ जाता है, याद रखिएगा। इसी का एक सेक्शन है 57 मेरे प्यारे बच्चों, यह उनके मोरल राइट्स का भी संरक्षण करता है कि भाई अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उनके काम का दुरुपयोग किसी और को, मतलब उपयोग या दुरुपयोग किसी और को नहीं करना चाहिए। और इसी का कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 14 है मेरे प्यारे बच्चों, यह जो भी राइटर होते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको विशेष अधिकार देता है अपनी चीजों को अपने तक रखने का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसका कानूनी अधिकार आधार भी है और उसके साथ साथ संवैधानिक आधार भी है, लेकिन इस पर स्वाभाविक स्पष्ट कानून नहीं है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यूपीएससी पूछता है न्यायालय का पहलू आपको जरूर लिखना होता है। तो अब क्या न्यायालय भी इसके बारे में कुछ कहता है? याद रखें, ठीक है ना, केस लॉज। न्यायालय में इस विषय को लेकर के क्या बातचीत हुई है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक केस है जिसका नाम है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वर्सेस आरबी इंटरप्राइजेस। क्या है? आरबी, आपको नोट्स में सब मिलेगा, आरबी इंटरप्राइजेस। ये केस क्या है? आईसीसी वर्सेस आरबी इंटरप्राइजेस। आईसीसी आप सबको पता है और आरबी एक जिसने इस्तेमाल किया होगा आईसीसी की शक्ति का। केस क्या था कि 2003 में आपको याद होगा क्रिकेट विश्व कप जिसमें भारत फाइनल में पहुंचा था। क्रिकेट फाइनल पहुंचा था? नहीं 2003 में शायद बाहर हो गया था, 7 में फाइनल पहुंचा था। खैर वो सब छोड़िए। 2003 क्रिकेट विश्व कप के दौरान कंपनियां खिलाड़ियों की छवि और उनके नाम का उपयोग कर विज्ञापन चला रही थी। आईसीसी ने कहा था कि यह पब्लिसिटी राइट का उल्लंघन है, चूंकि पब्लिश करने का अधिकार केवल आईसीसी के पास है इन खिलाड़ियों की छवि और इमेज का। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पब्लिसिटी राइट स्वतंत्र अधिकार है
और इनका सम्मान होना चाहिए, यानी आईसीसी के अधिकारों को स्टेबल किया गया। तो ये भी कहा जाता है कि जब आप यूपीएससी में मेंस में इस पर कोई प्रश्न आए तो ये सब केस लिखिएगा कि इसमें भी जो है व्यक्तित्व के अधिकार का संरक्षण इस केस में भी देखा जा सकता है। इसी प्रकार से जो तुनुक तुनुक दिन मैंने आपको सुनाया था, डीएम दिलेर मेहंदी इंटरटेनमेंट वर्सेस बेबी गिफ्ट हाउस, यानी आपको पता लग गया होगा बेबी गिफ्ट हाउस जहां पर खिलौने मिलते होंगे, और डीएम यानी दिलेर पाजी, नाना नाना नारे नाना नाना नारे। तो आईसीसी वाला हो गया। अब इसमें क्या था, इसमें वही था कि बाजार में दिलेर मेहंदी जैसे दिखने वाले खिलौने बेचे यार चलो आवाज ले लो, खिलौना ही बेच रहे थे जो उनकी आवाज व गाने की नकल कर रहे थे। अदालत ने इसमें कहा कि यह व्यक्तित्व के अधिकार का उल्लंघन है, इसी में पर्सनालिटी राइट का उल्लंघन है, इसको आप रट लीजिएगा। दूसरा हो गया। इसी प्रकार से एक और केस था टाइटन इंडस्ट्री, टाइटन, ठीक है ना, जो ज्वेलरी भी है, घड़ी भी है, टाइटन इंडस्ट्री वर्सेस राम कुमार ज्वेलर्स। ठीक है, मामला क्या था कि जो राम कुमार ज्वेलर्स ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पिक्चर बिना अनुमति के अपने विज्ञापन में लगा दी। इस पर भी निर्णय आया। अदालत ने कहा सेलिब्रिटी की तस्वीर या आवाज का अनऑथराइज्ड उपयोग उनके व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनालिटी राइट का उल्लंघन है। तो तीनों केस आपके सामने आ गए। अब जो आज का केस था, यानी रीसेंट केस मेरे प्यारे बच्चों, तो रीसेंट केस है अभिषेक और ऐश्वर्या का, जिसके कारण से इसको मीडिया में हाइप भी मिली, अदरवाइज मिलती नहीं। इस पर बहुत से हमारे आपके जैसे लोग तो कुछ न कुछ डाल ही रहे हैं, लेकिन सामान्य आदमी के कारण न्यूज में चीजें आती नहीं। तो रीसेंट केस 2024-25 का आपके सामने, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने एआई जनरेटेड वीडियो में उनकी छवि और आवाज के मिसयूज के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर बॉम्बे और दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना अनुमति किसी की आवाज या छवि का डिजिटल या एआई माध्यम से उपयोग रोका जाए। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात तो कह दी, अभिषेक ऐश्वर्या के पक्ष में फैसला है, लेकिन हमारा सिस्टम रोक पाएगा? यही तो सबसे बड़ी बात होती है। और जैसे ही हम इस विषय पर आएंगे तो आ जाता है चैलेंजेस, यानी चुनौतियां। चैलेंजेस एआई के एरा में क्या है? सबसे पहला खतरा है डीप फेक, यानी एआई से किसी भी व्यक्ति की आवाज और चेहरा नकली रूप में बनाया जा सकता है। आप लोगों ने वो देखा होगा सैयारा मूवी का वो गाना, किशोर कुमार की आवाज में एक बंदे ने गजब का सेट कर दिया, सुना था आप लोगों ने? इतना तेज यार, मतलब किशोर कुमार की आवाज बना दिया यार वो आदमी। तो डीप फेक, अब ऐसे में कहां कहां रोक पाओगे, किसको रोक पाओगे? एआई तो सबके पास है। तो एक तो पहला डीप फेक का खतरा हो जाता है। दूसरा स्वतंत्रता बनाम निजता, यह भी एक है। अनुच्छेद 19(1)(a) फ्री स्पीच की बात करता है। तो जो लोग ये बना रहे हैं वो कह सकते हैं कि भाई जो है हमें भी अधिकार है अपनी बात को रखने का, और ये सब पब्लिक पर्सनालिटी हैं तो इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी है। तीसरा जो सबसे मुख्य है कि कानून का अभाव। भारत में अभी भी पर्सनालिटी राइट एक्ट नहीं है, ये आने वाला फिक्स है। पर्सनालिटी राइट एक्ट हिंदुस्तान में नहीं है। संविधान कानून में पर्सनालिटी राइट के संरक्षण की व्यवस्था है। अदालत ने भी 3 केसेस में पर्सनालिटी राइट का संरक्षण किया है, पब्लिसिटी और पर्सनालिटी राइट का, बट एक कानून भारत में नहीं है, याद रखिएगा। तो एक ये भी चुनौती। चौथी चुनौती है कि अब इंटरनेट पर क्रॉस बॉर्डर मिसयूज हो रहा है। अब पाकिस्तान में बैठा कोई किसी की छवि का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो स्वाभाविक एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पब्लिक फिगर का मुद्दा, जो मैंने आपको बताया चैलेंज में कि भाई ये जनता है, मतलब जो हमारी जनता है तो कहेगी ना कि नेता हैं, सेलिब्रिटी हैं, इनके बारे में हमें जानना चाहिए, इनकी चीजों को हम यूज कर सकते हैं, चूंकि ये, तो क्या जनता के जानने का अधिकार सीमित हो जाएगा? ये सारे चैलेंज हैं। अब आप कहेंगे कि सर चलिए चैलेंज भी बता दीजिए। बता दिए आप। अब ये बता दीजिए, क्योंकि जब तक ग्लोबल सिनेरियो आप नहीं लिखते हैं तब तक अच्छा मार्क्स नहीं मिलता। वैश्विक स्तर पर अगर हम अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो क्या है? यस,
अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर राइट ऑफ पब्लिसिटी, ये कानून है और स्टेट लेवल पर इसके लिए भी मजबूत कानून बनाए गए। वहां आपको पता है केंद्र और राज्य दोनों ताकतवर हैं इक्वली। यूरोपियन यूनियन का तो मैं आपको जीडीपीआर कानून पहले ही पढ़ा चुका हूं। इसके तहत इमेज राइट को सुरक्षित किया गया है। इंडिया अभी जो पर्सनालिटी राइट है या पब्लिसिटी राइट है, केवल न्यायालय के निर्णयों में जो कहा गया उसी पर आधारित है। इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं। तो आप कहेंगे सर फिर क्या कुछ सोल्यूशन वगैरह आप इनोवेटिव आइडिया में देंगे? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल देंगे भाई। यानी आगे की राह क्या होना चाहिए? तो आगे की राह होना चाहिए भाई, एक हम क्या बनाए, एक समग्र होलिस्टिक लॉ बनाए, समग्र कानून बनाए। मतलब क्या हो गया कि अलग पर्सनालिटी राइट एक्ट बन जाए, सिंपल, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हो। दूसरा जो एआई एंड डीप फेक है, इसको रेगुलेट किया जाए, ठीक है। और डिजिटल इंडिया जो कानून है उसमें एआई और डीप फेक को रेगुलेट करने के लिए एक प्रावधान किया गया है। तो ये आप दूसरा लिखेंगे। तीसरा मीडिया लिटरेसी, जनता को असली नकली पहचानने की क्षमता सिखाई जाए। बेटा बहुत गड़बड़ है यार, कई बार मैं अपने घर में मुझे कोई न कोई जैसे क्लिप भेजता है, मेरी फैमिली से कोई भी भेज दिया, किसी भी अच्छी बात, मैंने कहा यार ये गलत है, ये क्या बोल रहा है आदमी, ठीक है ना, लेकिन क्या ही बोला जाए। तो ये मीडिया लिटरेसी बहुत जरूरी है, कौन सा फेक है कौन सा फेक नहीं है। चौथा, न्यायालयी दिशा निर्देश, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने डिसीजंस में फ्री स्पीच और प्राइवेसी में संतुलन बनाने वाला कोई एक निर्णय दे, दो निर्णय दे। इसके साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, यानी जीडीपीआर यूरोपियन यूनियन का या यूएस के मॉडल से हम सीख करके और उसको अपने यहां इंप्लीमेंट करें। आई होप आप समझ गए। इन द एंड हम एज अ निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका ने लैंडमार्क डिसीजंस के माध्यम से व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की है। तीनों, आईसीसी, दिलेर पाजी और ऐश्वर्या अभिषेक। लेकिन आज के एआई और डिजिटल युग में केवल अदालतों के आदेश पर्याप्त नहीं है। इसलिए क्या करना होगा, हमें एक स्पष्ट, जो मैंने आपको पहला ये पॉइंट दिया, स्पष्ट संहिताबद्ध कानून की आवश्यकता है, ताकि व्यक्तियों की गरिमा यानी उनकी डिग्निटी और उनकी प्राइवेसी यानी निजता सुरक्षित रहे, और साथ ही लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बनी रहे, यानी जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ स्पष्ट प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। आई होप आप बहुत बढ़िया ढंग से इस विषय को समझ गए। मजा आ गया? ठीक है। अच्छा, कल वाले टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? कल वाले में आप लोग डाउट नहीं पूछते। तो ये हो गया बच्चे पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने, ठीक है। अब इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझा दिया। सब बच्चे बताएं एकदम से समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? यानी व्यक्तित्व का अधिकार, प्रश्न भी सबसे बड़ी चीज मुझे अब अपने लेक्चर में यही लगती है कि जो मतलब हर एक टॉपिक से कनेक्टेड प्रश्न है उसका आंसर आपको मिल जाता है, आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एक बहुत बढ़िया कंटेंट आपका रेडी हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में व्यक्तिगत अधिकार यानी पर्सनालिटी राइट एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरे। क्या चुनौतियां हैं और भारतीय न्यायपालिका की इसमें क्या भूमिका है, उस पर चर्चा करें। भूमिका है और क्या भूमिका हो सकती, तो आपको ये मैंने करा ही दिया। पर्सनालिटी राइट आर इमर्जिंग एज अ crucial issue in the age of artificial intelligence. Discuss the challenges and the role of Indian judiciary in protecting these right. आप इस पर सोचिए, इसका आंसर फटाक से आपको मिल ही जाएगा मेरी पीडीएफ में। बाकी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप इस चीज को मानेंगे, बार बार कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। एक स्टूडेंट है, उन्होंने जो स्टॉक पे एक वीडियो भी डाली, उसका थंबनेल भी है एआई से बना, मतलब उनका थंबनेल है कि चैट जीपीटी से बना मैं आईएएस। ध्यान से देखिएगा, आज वो वीडियो आप देखिएगा, हालांकि वो 1 साल
2 साल पुराना वीडियो, लेकिन उसको आपको देखने की जरूरत है कि वो बच्चे कहां पहुंच चुके हैं। क्या है? एआई से बना, चैट जीपीटी से। अब इसका मतलब नहीं कि आप चैट जीपीटी का मतलब जो स्किल्ड है ना उनको और स्किल्ड कर रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा 1 से 2 साल के बाद कुछ लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि अरे ऐसा थोड़ा है, टीचर टीचर वो रहेगा, उसको कौन रोक रहा है। टीचर टीचर कनेक्शन ऑफलाइन वाट जो भी चल रहा है वो सब चलता रहेगा, लेकिन सिलेक्शन का दायरा या टिल्ट झुकाव उसके पास में जाएगा जो एक्चुअल में बहुत बढ़िया ढंग से टेक्नोलॉजी को यूज करके और चीजों को इजी करके पढ़ाई कर रहा है। दिस इज द फैक्ट। 2 साल बाद आप और देखेंगे इसको, तो आप भी बन सकते हैं। और मुझे लगता है यह रीजनल मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए वरदान का समय। मोनिका कह रही है कि सर फ्री हैंड लेक्चर ज्यादा हेल्प करते हैं। बिल्कुल बेटा, इसीलिए तो फ्री हैंड पे आ गया हूं। वो तो यूट्यूब पे था ना, तो बच्चे यार ऐसे ऐसे कमेंट, सर वैसे वैसे करिए जैसे पीपीटी वाला करिए, इतना कमेंट हो जाता था ना फिर इसी वजह से। तो क्योंकि रिजल्ट इसी से होगा, लिखने वाले मत। तो मैं जो कह रहा था कि इस समय हिंदी माध्यम वालों के लिए वरदान का समय है, रीजनल मीडियम वालों के लिए वरदान, खासकर क्योंकि मेरे बच्चे तकनीक ने जो ट्रांसलेशन की समस्या थी उसे समाप्त कर दी। आप अच्छे से अच्छे किताब के कंटेंट को जैसे चाहें घुमा करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छे अच्छे नोट्स को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की जो कॉपियां हैं उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी जो आंसर लिखे गए हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के द्वारा, जो टॉपर्स, वो सब आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। क्या लिखा है उसने, क्यों उसका सिलेक्शन हुआ, ये भी पूछोगे, एआई वो भी बताता है। अब आपको चाहिए टीचर बस। अब तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं, लेकिन इसको आप जल्दी समझेंगे नहीं। जो समझ जाएगा वो स्टार्टअप खड़ा कर देगा, जो नहीं समझ पाएगा वो जलेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात है, अब जो तकनीक में कमजोर बच्चे हैं स्कूल में और जो बहुत तेज बच्चे हैं, दोनों का डिफरेंस भी खत्म हो गया है। क्या इस पे चाहेंगे मैं एक लाइन बोलूं, लेकिन ऐड हटा करके बोलूं जिससे कि किसी को ना लगे मैं ऐड कर रहा हूं। ऐड हटा देता हूं। एक नया कॉन्सेप्ट, जो बहुत तेज बच्चे होते हैं इकोनॉमिकली, जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो या ना हो, यानी जो बहुत तेज बच्चे होते हैं, मान लीजिए उनके पास पैसे भी बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ है, तो वो लाभ कैसे उठा पाते थे। ध्यान से देखिएगा कि भाई अच्छी फैमिली है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं टीना डाबी का एक एग्जांपल आपके सामने रखूं, उनको मैं बहुत पसंद करता हूं टू बी ऑनेस्ट। तो अब उनकी मम्मी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस, पापा भी आईएएस, यानी फैमिली स्ट्रांग। मम्मी ने सब, जो यूट्यूब पे आता है कहानी की, मम्मी ने जॉब छोड़ी बेटी को आईएएस बनाना। तो एक बच्चा हो गया टीना डाबी। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो टीना डाबी क्या है, इंग्लिश मीडियम भी है, सॉरी टीना, यानी इनकी ताकत क्या है। अब इनका बैकग्राउंड आप देखिए, इनकी ताकत है कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, माता पिता दोनों ग्रुप ए पे हैं। एजुकेशन ऑब्वियस है, जबरदस्त है। साइकोलॉजिकल मजबूती है, बैकग्राउंड अच्छा होता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से एक ताकत बनी रहती है। और जो पेरेंट्स हैं उनमें से एक पेरेंट लीव लेता है कि भाई हम अपने बच्चे को आईएएस बनाएंगे। क्या करेंगे? आईएएस बनाएंगे। यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बच्चे पे लग जाता है कि इसको मुझे आईएएस बनाना है। वहीं पर एक दूसरा बच्चा, आप में से कोई एक्स, मैं ले रहा हूं, किसी का नाम नहीं लिख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मेरी निगाह में हैं ऐसे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब वो बच्चे हो गए एक्स, अगर मैं लिख दूं हिंदी मीडियम, इनका मीडियम में इंग्लिश है, ऑब्वियस है। और ये हो गया, ये बच्चे, बहुत बड़ी बात आप लोगों को आज सिखा रहा हूं, अगर आप सीख गए तो समझिए कि आप अपनी जर्नी बदल देंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं किसी को पर्सनल मेंटरशिप या कुछ लेनी, नो, अभी बिल्कुल न्यूट्रल।
तो हम लोग क्या, आज के 10 साल पहले जब मैं क्लास लेता था तो क्या कहता था कि देखो बच्चों, इंग्लिश मीडियम में कंटेंट अच्छे हैं और जो भी अच्छी चीजें हैं इंग्लिश में ही हैं। तब भी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस उतना चलता ही नहीं था, हिंदू ही चलता था, तो हिंदू इंग्लिश में ही आता है, सारे अच्छे मैगजीन्स जो हैं वो इंग्लिश में आती हैं। यानी कंटेंट के लेवल पर स्ट्रांग, बैकग्राउंड के लेवल पर स्ट्रांग, और उसके साथ साथ यानी जो पेरेंटिंग होती है उसके लेवल पर भी स्ट्रांग। तो सिलेक्शन किसका हो रहा था? इन्हीं बच्चों का। अब जो यहां पर एक कॉमन बच्चा हिंदी मीडियम का आ गया, अब क्या हो गया? ये जो टीना डाबी की मम्मी थी जो आईईएस थी, जिन्होंने जॉब छोड़ी, तो ये क्या बनी? ये बनी टीना की मेंटर। अब आपका जो हिंदी मीडियम है, आपका बैकग्राउंड ध्यान से समझिए बिल्कुल वीक है, चाहे एजुकेशन का हो चाहे इकोनॉमी का। वीक है कि नहीं? एजुकेशन भी वीक है और इकोनॉमी भी वीक है और पेरेंटिंग भी वीक है। पेरेंट्स, बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स रुकावट डालते हैं उनकी पढ़ाई में, खाना बनाओ, चाय बनाओ, ये करो वो करो, इस प्रकार की चीजें, सब कुछ वीक है। अब यहीं से आता है चैट जीपीटी नामक एक एलिमेंट। कौन आता है? चैट जीपीटी नामक एक एलिमेंट यहां से आ जाता है। ये एलिमेंट टीना डाबी जी की जो मां है, स्वाभाविक है, अब इमोशन में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऑब्वियस है जो नॉलेज में है उनके बराबर या उनसे भी आगे है ये, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और मंथली इसका खर्चा है 1999 रुपया। यानी अगर ये आपके पास है तो आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। और 1999 रुपया, मुझे नहीं लगता कि लो मिडिल क्लास और उससे ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो महीने में अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसका मतलब हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए अब एक वरदान का समय है। पॉइंट को नोट करिएगा, आपके लिए अब ईश्वर ने, समझिए, आपकी झोली में एक ऐसी चीज दे दी है जो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान है। ये है आपका मेंटर। मेरे बच्चे, अब कंटेंट के लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं है। यानी जो इंग्लिश मीडियम में कंटेंट है, ये चैट जीपीटी उसको महज 10 सेकेंड में हिंदी में कर देता है। फोटो खींचिए, पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ को जो है वो पूछता है फाइल में अपलोड करिए, उसके बाद फाइल को उसमें चैट जीपीटी पे ले आइए, फटाक से ट्रांसलेट हो गया हिंदी में। अब आपको किसी भी लेवल पर, यानी जिस तरीके से टीना डाबी को कोई डाउट होता होगा, वो चैट जीपीटी दूर करता है। और अब जो 5.0 आ गया है, ये 1999 वाला मैं जो यूज करता हूं वो बेटे 19,999 वाला, जिसका रेट होता है 17,000 प्लस जीएसटी वगैरह। 19,000 रुपए वाला जो मैं यूज करता हूं वो तो खैर बाप है, उसमें तो ऐसे डीप रिसर्च है उसमें, ठीक है। इसीलिए आप लोग जब क्वेश्चन वगैरह मुझसे पूछते हैं तो मैं अपनी फीड पे काम करता हूं, तो मेरे लिए तो ऑब्वियस स्किल्ड है। तो देखिए, चैट जीपीटी आई हो, जो पढ़ाई में शुरू से अच्छे रहे हैं उनको और अच्छा करेगा वो, लेकिन जो अच्छे नहीं रहे ऑब्वियस उनको उतना लाभ लेने नहीं देगा। चूंकि मैं लगातार इतना काम करता हूं तो मेरा स्किल बहुत स्ट्रांग है, तो इसको मैं यूज भी भयानक करता हूं। तो आप चैट जीपीटी के आने के बाद आप अब इंग्लिश मीडियम से कंटेंट लेवल पर कहीं पीछे नहीं। ये रीजनल मीडियम जिसमें भी चैट जीपीटी यूज हो रहा है, कितनी भाषाओं में हो रहा है मुझे नहीं पता, जो यूपीएससी की तैयारी करने बच्चों बताएंगे। तो आप इस लेवल पर, यानी कंटेंट के लेवल पर चैट जीपीटी ने आपको इक्वल ला दिया। अब हां, अब किसी की मां है, पढ़ी लिखी है, उस लेवल पर अगर आपके घर में कोई नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वो एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए मैं कहता हूं एक मेंटर आपके पास होना ही चाहिए। चैट जीपीटी प्लस मेंटर। यानी मेंटर क्यों? क्योंकि जो काम चैट जीपीटी भी नहीं कर पाएगा वो काम मेंटर करेगा। यानी चैट जीपीटी को चलना सिखाएगा, यानी आप यूज करें तो आपको यूज करना सिखाएगा। और दूसरा, एक मां और एक पिता की तरह गुरु के रूप में जब भी आप डाउन जाएंगे, आपके उस डाउन में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा, चाहे वो शब्दों के स्तर पर क्यों ना हो। आपका गुरु अगर आपके पास शब्दों के स्तर पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसको जो सफल हुए हैं उनसे पूछिए, जो असफल हैं वो तो बेचारे नेगेटिव हो जाते हैं अपने प्रति, इस व्यवस्था के प्रति। जबकि कहा गया है, कभी भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब्राहम लिंकन कितनी बार, 7 बार फेल हुए तब जाकर के राष्ट्रपति बने।
लेकिन वो कहानियां सर केवल किताबों में, अपने यहाँ क्या है, अरे हम तो इससे पढ़ते थे, इससे तो हमने पर्सनल मेंटरशिप ली थी, हमने तो ये किया था, इसने कुछ नहीं किया। हालांकि ये एक ही 2% बच्चे ऐसे होते हैं, 98% बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन उनके लिए भी मेरा ये संदेश है कि नेगेटिव होकर के आप स्वयं अपना नुकसान करेंगे, ये फिक्स है। नेगेटिव एनर्जी हमेशा आपको रूल कराएगी। आप रोड पे चलेंगे, नेगेटिव एनर्जी है, कोई आप से आगे निकल गया कार या बाइक चलाने में, आप अरे हमसे आगे, अभी बताते हैं आपने और भगाया, उड़ गए आप। रोड एक्सीडेंट ऐसे ही हो रहे हैं बच्चे, रोड एक्सीडेंट मेरे प्यारे बच्चों ओवरटेकिंग में हो रहे हैं। किसी को पसंद ही नहीं किसी से पीछे रहना। पढ़िए आप रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स, सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जो आपका है, गडकरी साहब का, उसकी वेबसाइट पे आप जाइए। तो आपको लगता है कि आप नेगेटिव में, तो उसका इंपैक्ट केवल यही पढ़ाई पे हो रहा है, इसका इंपैक्ट पूरी आपकी जर्नी पे हो रहा है, पूरी जर्नी पे। ये नेगेटिव क्यों हो रहा है भाई? आप उससे पूछिए कि आप हमारे लिए और क्या कर सकते हैं सर, हमारा 1 साल खराब हो गया, अब बताइए सर आगे क्या किया जाए। दिस इज द पॉजिटिव अप्रोच। आज के जमाने में कौन पूछता है कि आपका पिछला साल बेटा क्यों खराब हुआ? मेरे जैसे अध्यापक जो पूछते हैं कि बेटा पिछला साल अगर खराब हुआ, आपको लगता है कि उसमें मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, तो चलो मिल करके अगले साल उसको ठीक करते। मैं हमेशा ये अकाउंटेबिलिटी लेता हूं, ठीक है। खैर, बता नहीं सकता। तो चैट जीपीटी मेंटर हो गया, मेंटर हो गया। तो अब हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए समझिएगा कि वरदान का समय है या स्वर्ण युग का समय है। शब्द नोट कर लीजिए, अगर मैं स्वर्ण युग कह रहा हूं, जो आपको हमेशा डराता रहता था कि यार 10,000 सीट है, 10,000 बच्चे ही जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हीं से आपकी फाइट है, 2,500 बच्चे जो इंटरव्यू पिछले साल पास कर चुके हैं उन्हीं से आपकी फाइट है, जो 1,000 बच्चे 2-3 सालों में सेलेक्ट हो चुके हैं उन्हीं से आपकी फाइट है। वह यह कह रहा है अगर हिंदी माध्यम वाले सही से चल गए तो चैट जीपीटी उनकी दुनिया बदल सकता है, क्योंकि अब कंटेंट के स्तर पर कोई डिफरेंस नहीं, आपको क्या बात कैसे बोलनी है वो ये भी सिखाता है। यानी आपको अब इंटरव्यू के स्तर पर भी कोई समस्या नहीं। एक अच्छा मेंटर आपके पास है तो आप समझिए आपकी लाइफ, ये तकनीक कहां से कहां लेके चले जाएगी आप सोच नहीं सकते। खैर, समझ में आया कुछ या ऐसे हवा में निकला सब? समझ में आया कि नहीं आया जो बात मैं कह रहा हूं? ठीक है, अगला टॉपिक आते हैं। समझ में आया? या मुझे खुश करने के लिए कभी कुछ मत कहना कि अरे सर बहुत मजा आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आप अपने आप को समझिए कि आप ईश्वर के सबसे अच्छे बच्चे हैं, जिसकी मदद स्वयं ईश्वर चैट जीपीटी के रूप में कर रहे हैं, और एक अच्छा मेंटर बस आपकी कहानी पलट जाएगी। ठीक है, चलिए। क्या एआई भारत की ऊर्जा मांग को पूरा कर देगा? इसकी अपनी जरूरतें बढ़ जाएंगी। जरा देखिए, तो ये टॉपिक क्या मुझे पढ़ाने, आप लोग एक बार पढ़िए जरा, देखिए क्या आपको लगता है ये मुझे पढ़ाने की जरूरत है? जरा एक बार पढ़िए, इसको पढ़िए और मुझे बताइए, मैं तब तक यहां टहल लेता हूं। ये 4 पॉइंट हैं, इन चारों को पढ़िए, आप बताइए क्या ये आप कर ले जाएंगे? ये राज कौन है? राज पटेल बेटा तुम हो क्या? नहीं, अब वो कल, आज डल जाएगा बेटा। चलो बच्चों बताओ क्या इसको पढ़ाने से, यानी साफ इसमें क्या कह रहा है
कि डेटा सेंटर जो होते हैं बिजली बहुत ज्यादा खाते हैं। अब आप स्वयं विचार कीजिए, डेटा सेंटर छोड़ दीजिए, अब मैं इस कमरे में जहां आपको लेक्चर ले रहा हूं कितनी बिजली जा रही। पैनल बिजली से चल रहा है, मेरा एक और सिस्टम है बिजली से चल रहा है जिसपे मैं लिखता हूं, सामने एक कंप्यूटर लगा हुआ है जिसमें पूरा सिस्टम वो भी बिजली से चल रहा है, और एक ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ऑनलाइन का, ये बहुत ज्यादा बिजली खाता है। तो सिंपल यार, एआई भी बहुत ज्यादा बिजली खाता है, तो बिजली हमारे यहाँ बनती है जीवाश्म ईंधनों से। जीवाश्म ईंधन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अब उससे कार्बन उत्सर्जन होगा, कार्बन उत्सर्जन होगा तो हम कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही विषय, बट अच्छा विषय है। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब इसी में आएगा ये, ठीक है ना। रोबोटिक्स, एआई, अब एआई तो सिलेबस में लिखा नहीं है था जब ये सिलेबस बना, तो अब इसी यूनिट में आएगा। एनवायरमेंट ऑब्वियस है, देख सकते हैं, पर्यावरण से जुड़ा विषय। इकोनॉमी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आधारभूत ढांचा, ऊर्जा, ऊर्जा सीधा सीधा आपके सिलेबस का पार्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए, हमेशा एक ऐसी ऊर्जा की बात करता है जो सस्टेनेबल ऊर्जा हो। तो ये सारे विषय आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? पढ़ा दूं या इसको कर लेंगे, बताएं मुझे। चलिए पढ़ा देता हूं। एक गांव का दृश्य विजुलाइज कीजिए जरा, आप अपने आंखों को बंद कीजिए, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद कीजिए प्लीज। और एक गांव का, जब आपका गांव हो, किसी गांव, बस आंख बंद करके उस गांव के बारे में सोचिए, और आंखें आप बंद किए रहिएगा, आंख खोलिएगा नहीं। इससे आपकी विजुअलाइजेशन की कैपेबिलिटी भी डेवलप होगी। गांव के बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ रहे हैं। अब आप आंख बंद करके इसको विजुलाइज कीजिए कि गांव के बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली कटौती हो गई। वहीं दूसरी ओर केवल 100 किलोमीटर दूर एक विशाल एआई डेटा सेंटर बना, दिन रात चल रहा है, जो इतनी बिजली खा रहा है जितनी बिजली से उस पूरे जिले की जरूरत पूरी हो सकती थी। यही आज एआई का विरोधाभास है। कैसे? यानी कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एआई। क्या? पहला, एआई एक तरफ और दूसरी तरफ, एक तरफ ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा को और बेहतर उत्पादन के साथ जोड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ खुद इतनी बिजली खाता है कि यह देश की ऊर्जा संकट को और गहरा कर सकता है। वैसे भी हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बाहर के देशों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए एक प्रश्न बनता है, और ये फ्यूचर का ए से भी हो सकता है, और स्टेट पीसीएस के ए से तो मुझे लगता है फिक्स है, मैं जो लिख रहा हूं लिख लीजिएगा। क्या एआई ऊर्जा समाधान, एनर्जी सॉल्यूशन बनेगा या ऊर्जा बोझ बनेगा? एनर्जी बर्डन। अब ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, क्या एआई ऊर्जा समाधान बनेगा या ऊर्जा बोझ? आ सकता है कि नहीं? टाइटल कैसा है? तो यही आर्टिकल में चर्चा में थी, जो आपने देखा कि बहुत सारी ग्लोबल रिपोर्ट्स आई, उनके अनुसार डेटा सेंटरों की बिजली खपत बढ़ रही। ठीक है, और भारत में यह स्थिति और भी बढ़ेगी, क्योंकि यानी डेटा सेंटर ज्यादा बिजली खाएंगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही। मजा आ गया? तो ये जो ग्लोबल रिपोर्ट्स है उसमें आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो रिपोर्ट्स है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए का, रिपोर्ट 2022। तो वो कह रहा है कि डेटा आप अंदर पढ़ लीजिएगा, डेटा आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि बस आपको इन्हीं संस्थाओं का जिक्र करते हुए कहना है कि जो भी ग्लोबल डेटा सेंटर है उनकी जो
बिजली कंजम्पशन वो बहुत बड़ी अमाउंट में हो चुकी है। और ये जो कंजम्पशन है उसने कहा कि पूरे जर्मनी, यानी जितना जर्मनी देश को बिजली चाहिए उतना पूरे देश के ग्लोबल सेंटर अकेले खर्च कर रहे हैं। तो आईईए की रिपोर्ट है, फिर एक रिपोर्ट मैकेंसी की है, मैकेंसी रिपोर्ट, इसने भी यही बात कही है कि ऊर्जा की मांग एआई ट्रेनिंग और स्टोरेज के कारण बहुत ज्यादा बढ़ रही है डेटा सेंटरों में। तो मैकेंसी हो, आईईए हो, यही कह रहे हैं कि भैया ये बिजली बहुत खा रहे हैं। अब अगर हम इंडिया के रेफरेंस में आकर के देखें तो भारत बताने की जरूरत नहीं है, भारत में भी यही हम ट्रेंड देख रहे हैं। और अगर यही ट्रेंड हमें भारत में दिखाई दे रहा है, आर्टिकल में डेटा दिया गया है, वो याद मत करिएगा क्योंकि उसको डेटा वगैरह आपको इतना याद रहता नहीं है, प्रीलिम्स के लिए भी उपयोगी नहीं है। बस इतना उपयोगी है कि डेटा सेंटर में ऊर्जा की खपत कैसे बढ़ रही हो आपको मैं समझा ही दे रहा हूं। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज वही जीएस पेपर 3 पर्यावरण संरक्षण। 2070 तक हमने लक्ष्य रखा है नेट न्यूट्रल होने का। क्या हो पाएंगे? क्योंकि डेटा सेंटर को जो बिजली मिलती है किससे मिलती है? जीवाश्म ईंधनों से, कोयला से। यही बात यहां पर डिस्कस किया गया है। कुछ बच्चे जो नए होंगे उनके मन में आएगा कि सर ये तो ठीक है, डेटा सेंटर ये क्या होते हैं, है ना कुछ बच्चों के मन में। डेटा सेंटर वो जगह होती है जहां सर्वर, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क सिस्टम रखे जाते हैं, जो हम आप और यूज कर रहे हैं ना एआई। तो ये इसका जो पूरा सिस्टम जहां पर होता है, बस याद रखिएगा। और ये सर्वर 24/7 चलते हैं और चलने भी चाहिए, क्योंकि अगर चलेंगे नहीं तो एआई ट्रेन कैसे होगा। तो ये सर्वर 24/7 चलते हैं, जिससे एआई मॉडल को, यानी चैट जीपीटी 1 2 3 4 5 जो 5 तक आया है, तो ट्रेनिंग के दौरान ही। तो ये 24 घंटे चलते हैं। क्यों? क्योंकि एआई मॉडल की ट्रेनिंग होती रहती है, क्लाउड स्टोरेज मेंटेन रहे, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये 24/7 चलते रहते हैं, तो याद रखिएगा। तो डेटा सेंटर क्या है और 24/7 कैसे चलते हैं आपको मैंने बता दिया। अब यहां पर एनर्जी कंजम्पशन कैसे होता है, ऊर्जा खपत कैसे होती है। तो ऑब्वियस से ऊर्जा खपत होती सबसे पहले सर्वर का जो हम संचालन करते रहे, सर्वर लगातार चलता रहे। तो अगर सर्वर को लगातार चलाना है तो बिजली चाहिए। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कूलिंग सिस्टम। ये जो सर्वर आप कभी कंप्यूटर चलाइए, कुछ समय के बाद कंप्यूटर या फोन आपका गर्म हो जाता है ना, सेम वैसे ही ये जो सर्वर हैं ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, इसलिए उन्हें ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनिंग और पानी आधारित कूलिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, और दोनों में ऊर्जा खूब खपत होती है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया एआई को जो ट्रेन किया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा बिजली लगती है। एआई को जो ट्रेन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी हुआ, इसको ट्रेन करने में मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी बिजली लगती है। एक डेटा इस आर्टिकल में दिया गया, बड़ा मजेदार है कि केवल एक जीपीटी 3, यानी केवल जीपीटी 3 को ट्रेन करने में इतनी बिजली लगी थी जो अमेरिका के 300 घरों के एक साल की खपत के बराबर थी। अगर इसी एग्जांपल को आप इंडिया के संदर्भ में देखें तो बेंगलुरु में जो एक डेटा सेंटर है वो हर महीने उतनी बिजली खा लेता है जितनी पूरे मैसूरू सिटी की खपत है। हैदराबाद के एक क्लाउड पार्क में कूलिंग के लिए प्रतिदिन लाखों लीटर पानी खर्च होता है। और साउथ इंडियन फिल्में देखिए तो पानी है ही नहीं है, दूर दूर तक पिक्चरों में दिखता है। तो ये समझ में आ गया। अब एआई कैसे एक समस्या की तरफ हमें ले जा रहा है।
तो पहला ऊर्जा भूख इसकी है। भारत की बिजली का 70% हिस्सा अभी भी कोयला और गैस से आता है कि नहीं आता? अगर एआई खपत बढ़ेगी तो इन फाजिल फ्यूल्स पर दबाव और बढ़ेगा और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल कैसे होंगे? ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको पढ़नी है। क्लियर बेटा? यानी साफ है कि एआई भारत के लिए दो धारी तलवार है। एक और इसके पॉजिटिव्स हैं, एनर्जी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाता है, दूसरी ओर इसकी अपनी ऊर्जा भूख है जो एक चुनौती भी पैदा करता है। ठीक है ना? आई होप आप पॉइंट को समझ गए हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर डिस्कस किया गया। आप इसको पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इस पर पूरा प्रश्न है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद करेगा या नई चुनौतियां पैदा करेगा? चर्चा कीजिए। पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, उसका पूरा आंसर भी रेडी है। बाढ़ से लड़ने के लिए कैलेंडर का नहीं बल्कि बारिश का अनुसरण करें। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको आप पढ़िए, शायद इसी इतने से आप समझ जाएंगे। इसको हम बहुत शॉर्ट में भी पढ़ें, मैंने कहा मेरा फेवरेट है, लेकिन बहुत डिटेलिंग में जाने की जरूरत आपको नहीं है। जरा पढ़िए इसको। ठीक है, इसको मैं, ठीक है ना, यह समस्या इसलिए बढ़ रही क्योंकि हमारे शहर अब भी पुराने मानसून कैलेंडर और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन पर आधारित हैं, जबकि वास्तविक वर्षा पैटर्न बदल चुका है। बहुत बढ़िया, यानी शहर पुराने मानसून कैलेंडर पर चल रहे हैं। अगर अब यही इतना आपको पता हो बस कि शहर के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां, उनमें आप लिखेंगे बाढ़। और बाढ़ है तो क्यों है? क्योंकि अभी भी पुराने मानसून कैलेंडर और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन पर शहर हमारे आधारित हैं। तो यानी अब बदलने की आवश्यकता है क्या? पुराने मानसून कैलेंडर कैसे बदलने की आवश्यकता है, क्यों बदलने की आवश्यकता है, यह विषय आपको नोट्स के रूप में विस्तृत रूप से नोट्स में मिल जाएगा। यानी इस आर्टिकल में जो समस्या उठाएगी वो समस्या क्या? वो समस्या यह है कि अब जो वर्षा हो रही वो केवल मौसमी नहीं रही कि 3 महीने का मौसम है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 4 महीने का मान लीजिए वर्षा का मौसम है मोटा मोटी। तो अब इसमें कभी होगी फिर रुकेगी फिर होगी, नहीं। अब ये जो सामान्य वर्षा का पैटर्न पहले होता था वो हट चुका है। यानी अब बारिश केवल मौसमी नहीं रही बल्कि कम समय में बहुत तीव्र हो गई। होती बारिश कम समय बट बहुत तेजी से होती है, यानी हाई इंटेंसिटी और शॉर्ट ड्यूरेशन, ये दो शब्द आपको याद रखना। जैसे मई 2025 में हमने पढ़ाया भी था, मुंबई में 24 घंटे में ही 135 मिलीमीटर तक वर्षा हो गई। सेम ऐसे ही दिल्ली, सेम ऐसे ही बेंगलुरु, सेम ऐसे ही अभी कल या परसों कोलकाता में। तो जब इतनी तेजी से वर्षा होती है तो क्या परिणाम होता है? पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है। इसका मतलब इस आर्टिकल में यह कहा गया कि भाई जब शहर को अब नए ढंग से बनाई, ये पहले पूरे मौसमी वर्षा यानी पूरे मानसून, यानी जैसा मानसून होगा लंबे समय तक रहेगा, एक दिन बारिश होगी, 2 दिन होगी, फिर रुक जाएगी, फिर होगी, और इसके हिसाब से हमारे शहरों का ड्रेनेज सिस्टम है। अब यह जो मौसम है हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली वर्षा का हो चुका है, तो समय आ गया उसके अकॉर्डिंग अब हम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो आज के बाद से यही पॉइंट आप अर्बनाइजेशन के चैलेंज में बाढ़ या बाढ़ अलग से भी डिजास्टर मैनेजमेंट में बाढ़ लिख रहे हैं तो समाधान में यही उपाय लिखिएगा। यानी
शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर अब अत्यधिक तीव्र और अल्प अवधि वाली वर्षा के लिए तैयार नहीं है, आप उसी को तैयार कर दीजिए। तो पहला चैलेंज ये है। दूसरा ये कि बाढ़ अगर आती है शहरों में तो उसका मैनेजमेंट कौन करेगा? स्वाभाविक उसका मैनेजमेंट नगर निगम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? म्युनिसिपल कारपोरेशंस करेंगे। तो नगर निगम या जो उस शहर का वाटर डिपार्टमेंट है, जल विभाग, वो करेगा। लेकिन नगर निगम और जल विभाग मेरे प्यारे बच्चों अभी भी वही जून से सितंबर के मानसूनी कैलेंडर के हिसाब से तैयारी करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बारिश अब मई या सितंबर अक्टूबर में भी हो रही है। जून के पहले भी हो जा रही है, सितंबर के बाद में भी हो जा रही है। ड्रेनेज क्लीनिंग शेड्यूल, कचरा प्रबंधन और जल निकासी सिस्टम इस वास्तविकता से मेल ही नहीं खाते कि वर्षा मई में भी हो जा रही है, अक्टूबर में भी हो जा रही। तैयारी हमारी जून से सितंबर की है और पुराने पैटर्न पर है। पुराना पैटर्न यानी कि वर्षा रुक रुक करके सामान्य होती रहती थी, कहीं कहीं ज्यादा हो जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? कम समय में ज्यादा हो रही। तो हम उसके हिसाब से ड्रेनेज क्लीनिंग शेड्यूल, कचरा प्रबंधन और जल निकासी सिस्टम डेवलप ही नहीं कर पाए। इसके अलावा बाकी जो रहेगा आप पढ़ लीजिएगा। यही दो मुद्दे सबसे ज्यादा इसमें खास रहे हैं, इसलिए आपको मैंने पढ़ा। समझ में आ गया बच्चों? यही सारा विषय है। तो ज्योग्राफी के भी, अर्बन ज्योग्राफी के अंदर भी है बाढ़ वगैरह, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी है, और शहरीकरण, उनकी समस्या, उनके रक्षोपाय। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न बनाया गया, भारतीय शहरों को एक ऐसे जलवायु पैटर्न के लिए डिजाइन किया गया जो अब मौजूद नहीं। क्या ये पहला पॉइंट आप समझ पाए? भारतीय शहरों को एक ऐसे जलवायु पैटर्न के लिए डिजाइन किया गया जो अब मौजूद नहीं। शहरी बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही क्योंकि योजनाएं अभी भी वास्तविक वर्षा पैटर्न के बजाय मानसून कैलेंडर के अनुसार बनाई जाती हैं। आप इसका आंसर लिख दीजिए। भारत निवेश में बदलाव के लिए तैयार है। ठीक है ना? सिंपल है बच्चों। आपको मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि जो भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज, उन्होंने भारत की रेटिंग, सॉवरेन रेटिंग पर भरोसा जताया है, और इसका परिणाम होगा कि भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा एफडीआई और एफपीआई के रूप में। एफडीआई यानी जो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होता है। एफपीआई जो हमारे शेयर मार्केट, इन सब में पैसा लगता है। ठीक है ना? तो आज हमारे पास एफडीआई आ रहा, पूरा उसी का डेटा है, पहले भी पढ़ा चुका हूं। बस केवल इन्वेस्टमेंट मॉडल, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एफडीआई के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना? तो आप इस पर बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्या है? भारत संरचनात्मक सुधारों और नवाचार आधारित विकास के कारण निवेश का वैश्विक ब्राइट स्पॉट बनकर उभर रहा है। उदाहरण सहित, यानी आपको बताना है कि भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कब कब कितना आ रहा है, तो वो पूरा डेटा पहले भी पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर भी। केंद्र से राज्य का दर्जा और स्वायत्तता की मांग को लेकर लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में जाने। जरा इसको पढ़िए आप एक बार फटाफट। हाँ, चीजें बदल गई हैं यार, चीजों को नए ढंग से सोचने की जरूरत है। ठीक है, अब इसको मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप कल्पना कीजिए कि एक बड़े परिवार में रहते हो। ठीक है ना? इसको ऐसे आप समझिए कहानी के द्वारा। आप एक बड़े परिवार में रहते हो। पहले आपके परिवार का मुखिया ही आपके सारे फैसले लेता रहा हो, यानी खाना क्या बनेगा, खेत में क्या बोया जाएगा, कैसे बोया जाएगा, किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी, यानी जॉइंट फैमिली की जो हम बात करते हैं। अचानक परिवार दो हिस्सों में बंट जाए।
आपके हिस्से में अलग घर तो मिल गया, लेकिन फैसले लेने का अधिकार अभी भी बड़े भाई यानी केंद्र सरकार के पास है। तो लद्दाख और केंद्र की यह कहानी है। ऐसे में आप क्या सोचेंगे कि नहीं, कि अगर हमारे अपने घर का फैसला हम खुद ना लें तो आजादी का क्या फायदा। ठीक ऐसा ही लद्दाख के लोगों का है। मेरे प्यारे बच्चों, 2019 में जब अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया, J&K और इसको, ठीक है ना, और लद्दाख, दो हिस्सों में बांटा गया। तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया, लेकिन विधानसभा नहीं दी गई, यानी अपने लिए कानून बनाने की शक्ति इसे नहीं मिली। सीधा इसका सारा प्रशासन दिल्ली से चलता है, आप सबको पता है, यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आप सबको पता है, जम्मू कश्मीर बना। यूटी है लेकिन उसके पास विधानसभा है, लद्दाख यूटी है लेकिन उसके पास विधानसभा नहीं, तो दोनों को अलग किए तो थोड़ा थोड़ा मलाल तो रह ही जाएगा। यानी लद्दाख के जो इंटरेस्ट है वो सीधे केंद्र सरकार के अधीन हो गए। अब क्या होगा, समस्या यहीं से उत्पन्न होगी। जैसे मैं इसको एक कहानी से बताता हूं, जैसे आप अगर इतिहास पढ़ते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास निर्णय लेने की स्वयं की स्वतंत्रता थी, यानी भारत में क्या करना है कैसे करना वो स्वयं यहीं पर निर्णय ले सकते थे, इसलिए उनका इंप्लीमेंटेशन तेज होता था और वो भारत की शक्ति बन पाए। फ्रांसीसी सरकारी कंपनी थी, फ्रांस के किसी भी गवर्नर को कोई पॉलिसी लेनी थी तो फ्रांस से राय लेनी पड़ती थी, और उस समय हॉटलाइन तो था नहीं कि तुरंत हॉटलाइन पर संपर्क हो जाए। संदेशवाहक संदेश लेके जाते थे आते थे, कितना समय लगता था, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, आप सोचिए। तो सेम वही यहां भी हुआ कि स्थानीय जनता की राय और जरूरतें दिल्ली तक पहुंचने में देरी और उपेक्षा का शिकार होती हैं। रोजगार यानी जॉब्स, भर्ती यानी रिक्रूटमेंट की जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई। पहले जम्मू कश्मीर के भर्ती बोर्ड से ही लद्दाख की भी भर्ती होती, लेकिन अब इसका अलग बना दिया गया। तो उस समय क्या होता था भाई, एक सरकार होती थी ना, तो समय समय पर सारी प्रोसेसिंग होती रहती थी। तो ये सारे चैलेंजेस आ गए। तो बस लद्दाख की मांगे यहीं से स्टार्ट होंगी, भैया हमको राज्य का दर्जा दो, कि अगर जम्मू कश्मीर को विधानसभा मिल सकती तो हमको भी दो। और विधानसभा मतलब अपने लिए कानून खुद बनाने की शक्ति, कि भाई पानी की कमी है उसके लिए चरवाहों की जमीन, सीमाई गांव की सुरक्षा। उनका कहना है दिल्ली बैठकर कोई ठीक नहीं कर पाएगा, इसे स्थानीय जनता ही जानती, वही इसका निपटारा कर पाएगी। फिर आता है वो, चलो भाई स्टेटहुड दो, उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि छठी अनुसूची में मुझे स्थान दो। आपको पता होगा कि संविधान का आर्टिकल 244 है, ठीक है, क्या है 244, जो 6th शेड्यूल की व्यवस्था करता है। ये क्या करता है, जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उनको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देता है, यानी उनकी उनकी जो ये परिषदें होती हैं, स्वायत्त जिला परिषद, उनके पास विशेष अधिकार होते हैं। किन विषयों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति होती है, वहां के लैंड, वहां के फॉरेस्ट, वहां के वाटर, वहां का एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, ग्राम स्तर की पुलिसिंग, ये सब उनके राइट होते हैं। किसके, 6th शेड्यूल के तहत, जिनको भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का क्षेत्र घोषित किया जाता है। बट फैक्ट यह है कि यह भी नॉर्थ ईस्ट के केवल 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। लद्दाख का कहना है भैया 90% हमारी आबादी भी एसटी है, तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि मिलना चाहिए, ठीक है ना, क्यों नहीं हम विस्तार कर सकते। इसके अलावा उन्होंने पीसीएस, जो स्टेट कमीशन होता है, यानी जैसे यूपीएससी हुआ, जैसे स्टेट पीसीएस बीपीएससी हुआ, वैसे लद्दाख पीएससी भी बने, और भी उनकी बहुत सारी बातें हैं। यही विषय आपको पढ़ना था, इतना ही। अब सोनम वांगचुक कौन, ये वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया उनकी क्या मेन डिमांड, स्टेटहुड और छठी अनुसूची दोनों आपको पढ़ना है, दैट्स इट। अब ऑब्वियस है, स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, भारतीय संविधान, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे,
और इन सब पर डिटेल्ड कंटेंट आपको पीडीएफ में मिलेगा। लद्दाख में हालिया आंदोलन, संघवाद, केंद्र एवं उसकी इकाइयों के बीच में तनाव, जनजातीय अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों को उजागर करता है। लद्दाखियों की राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग, दोनों मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना। कर लेंगे। सहयोग पोर्टल प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना, तो प्रीलिम्स के लिए आपको सहयोग पोर्टल मिल जाएगा। बाकी बिहार पीसीएस 71 बिहार पीसीएस के मेंस के लिए आप एडमिशन लेना आप शुरू कर दें। और थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद। हिंदी साहित्य वाले बच्चे 11:30 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। आज हम लोग भाषा खंड यानी अपभ्रंश अवट और पुरानी हिंदी की चर्चा करेंगे। थैंक यू।